मित्रों, रज़ा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ओर से आज कविता शीर्षक इस आयोजन में आपका स्वागत है। ठंड है, कुछ बारिश के भी आसार हैं, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग आना चाहते थे, उन्हीं कारणों से रुक गए होंगे। और बहरहाल जो लोग इतनी सारी बाधाएं पार करके आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। हमने इस श्रृंखला में पहले तो कविता पाठ रखे थे, तो करीब 98 कवि उसमें कविता पाठ कर चुके थे। फिर उसके पहले के सैकड़ा पूरा हो, हमने सोचा बहुत हो गया, अब इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो परिवर्तन ये किया कि जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं जिनको हम भूल सा गए हैं, उन पर कुछ विचार करने की श्रृंखला शुरू की जाए। तो सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर, फिर राजकमल चौधरी पर, फिर श्री राम वर्मा पर 3 आयोजन हो चुके हैं और आज ये चौथा आयोजन कमलेश पर है। कमलेश से मेरा परिचय लगभग उतना ही पुराना है जितना प्रयाग जी से, और ये संयोग की बात है कि दोनों कल्पना के संपादक मंडल में काफ़ी कम उम्र में दाखिल हो गए थे। इन दोनों के कारण मेरी कविताएं उसमें नहीं छपी, वो रघुवीर सहाय के कारण छपी। हालांकि रघुवीर सहाय भी काफ़ी कम उम्र में कल्पना के संपादक मंडल में आए थे। तो बहरहाल उनका पहला कविता संग्रह पहचान सीरीज में आया था जरत्कारु नाम से, और फिर कमलेश जी ने उसी को और उसमें थोड़ी बहुत और कविताएं मिलाकर एक पुस्तकाकार जरत्कारु भी प्रकाशित किया। फिर उनके 2 और कविता संग्रह उनके जीवन काल में आए। उन्होंने बहुत अधिक नहीं लिखा, लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि उनको हिंदी के पितृपक्ष का कवि कहना चाहिए। एक तो पितरों को बहुत याद करते हैं और उनकी कविता में पितर बहुत हैं, और ये शुरू से हैं। मतलब ये कोई उनकी बाद की वृत्ति नहीं है, वो पहले भी तो एक तरह से वो पितृपक्ष के कवि हैं, क्योंकि वो, और हमारे यहाँ पितरों को याद करने का रिवाज कविता में खत्म ही हो गया। अपनी वैधता के लिए भले लोग कुछ कवियों का नाम ले लेते हैं, लेकिन कविता की काया में अपने पितरों को याद करने का काम बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोग तो अपने पितरों पर मतलब उतारू ही रहते हैं कि उन्होंने कितना बर्बाद किया और क्या नहीं किया वगैरह वगैरह। बहरहाल मैंने उन पर मेरी एक तरह से आलोचना की शुरुआत में ही कमलेश जी आ गए थे। तो जब उनका पहला कविता संग्रह भी प्रकाशित नहीं हुआ था, मतलब पुस्तकाकार कम से कम, तब मैंने उन पर और धूमिल पर मिलाकर एक निबंध लिखा था, तलाश के 2 मुहावरे। और उसमें उस समय भी कमलेश जी औरों से बहुत अलग कवि थे, उनके जैसा दूसरा कवि नहीं था, और वो ताज़िंदगी वैसे ही बने रहे, उनके जैसा किसी और ने कविता नहीं लिखी। और उसमें पहली बार हमने सिवान शब्द उनसे सुना था। उनकी प्रसिद्ध कविता थी कि हम तुम्हें सिवान तक पहुंचाएंगे, जो शायद गांव की सरहद गांव की सरहद होती है। तो उनकी और मेरे साथ उनका जो संबंध था वो कुछ विचित्र भी था। वो थोड़े विचित्र आदमी थे। एक तो उनके जैसा पढ़ाकू कोई नहीं मिला मुझे।
एक ही लेखक थे जिनसे अगर आप किसी नए लेखक की, विशेषकर पश्चिमी नए लेखक की, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे नृतत्व शास्त्री हो, चाहे कोई साहित्य आलोचक हो, तो अक्सर कमलेश जी उसकी पहली पुस्तक का जिक्र कर देते थे। हाँ हाँ, उनकी पहली पुस्तक मैंने पढ़ी। तो आप पानी पानी हो जाते थे क्योंकि आपने तो पहली पुस्तक पढ़ी नहीं है, लेकिन कमलेश जी को, और उनके पास किताबों का एक अद्भुत भंडार था, और कहाँ से वो क्या निकाल दें। रश्मि आ गई हैं तो हम लोग, उनकी शादी हुई, उसके बाद पहली बार जब हम दिल्ली आए तो उन्होंने अपने घर खाने पर बुलाया। वो रानी, महारानी बाग नहीं, कालिंदी कहीं रहते थे। अब हम लोग जब पहुंचे तो मकान बंद था और ये समझ में नहीं आ रहा था, और हमारी थोड़ी इतनी अकल भी नहीं थी कि दरवाजे कहाँ हैं। तो थोड़ी देर फिर कुछ एक कोने से कुछ स्त्री के चहचहाने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि ये तो कमलेश जी का घर नहीं हो सकता, यहाँ स्त्री कहाँ से चहचहाती हुई आ जाएगी। किसी तरह से पता चला कि वो उनके मित्र थे देवेंद्र द्विवेदी क्या नाम था, थे, हाँ, वो रहते थे। और उसके दूसरे हिस्से में तब तक उनके नौकर को कुछ भनक लग गई, उसने दरवाज़ा खोला। अब हम लोग गए, कमलेश जी कहाँ है? उन्होंने कहा आ रहे हैं। अच्छा, उन दिनों ये फ़ोन तो होते नहीं थे। कमलेश जी थोड़ी देर में भागते दौड़ते से आए, यहाँ कुछ इधर भी कुछ लिए हुए, कुछ दुनिया भर की चीज़ें खरीद के वो लाए थे। जाहिर है कि वो दिन में भूल गए होंगे कि उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित कर रखा। अच्छा, मैं थोड़ा हताश हो रहा था कि रसरंजन की कोई व्यवस्था तो दिख नहीं रही थी उनके शरीर पर जो चीज़ें आई थी। तो कमलेश जी ने यकायक एक कूड़ादान रखा हुआ था, वो भी कुछ थोड़ा विचित्र था। उस कूड़ेदान में उन्होंने हाथ डाला और उसमें से स्कॉच की एक बोतल निकाली। तो कमलेश जी कहाँ से क्या निकाल दे, ये कहना बहुत कठिन था। वो जब भारत भवन में राधा सृजन पीठ पर थे तो एक दिन मदन सोनी जो देखभाल करते थे, इन्होंने कहा कि अशोक जी, कमलेश जी कुछ जहाजों वगैरह का काम करते हैं क्या? जहाजों का क्या मतलब? क्योंकि वो कल हमारे कमरे में आए, कहीं फ़ोन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक जहाज भर आयरन स्क्रैप भेज देंगे। एक जहाज भर आयरन स्क्रैप। पता चला कि कमलेश जी उज़्बेकिस्तान में होटल बना रहे हैं। फिर वो मिजोरम यानी कहा कि आर्थिक सलाहकार हो गए हैं। अच्छा, कमलेश जी में एक बुनियादी अनैतिकता भी थी। वो अनैतिकता ये थी कि अपने मित्र से पैसा उधार लेते थे और दूसरे मित्रों पर खर्च कर देते थे। उनकी बड़ी आकांक्षा, खुद उनकी कोई बहुत ज़्यादा खाने पीने में इतनी रुचि नहीं थी, रसोइये बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी खाने पीने में इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन अपने मित्रों को बहुत प्रसन्न रखने में उनकी बड़ी रुचि थी। तो समास का एक अंक उन्होंने कहा कि वो छपवा देंगे। ठीक, और उसके कुछ हम लोगों ने समास निकाला जब था तो बहुत सारे लोगों से पैसा जमा किया था। विद्या निवास मिश्र भी थे, गुलाम शेख भी थे, और कई मित्रों ने 1,000 रुपये दिया था। हमारे पास इतने पैसे थे नहीं, तो पैसे हमने कमलेश जी को दे दिए। अब वो अंक ना आए, पता चला कि वो अंक जो है वो छप के तैयार है, लेकिन वो प्रिंटर को पैसा नहीं दिया गया है, इसलिए वो मिल नहीं सकता। तो कमलेश जी इस अर्थ में अनैतिक थे, लेकिन इस अर्थ में अनैतिक नहीं थे कि उनकी बुनियादी जो प्रतिज्ञाएं थी उन पर वो अडिग रहे। कोई अपनी राय उन्होंने बदली नहीं, और इसलिए उनकी कुछ कविताओं के अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक अंश जो मैंने उस लेख में भी उद्धृत किया था। हम हर कोई हैं जो इस दृश्य के अंग हैं, और हम दृश्य से अलग हैं। हम
सबसे अलग हैं और हम हर रास्ते पर हैं। हम पतंग का उड़ना देखते हैं, हमें डोर नहीं दिखती। हम भी उस लड़के की तरह उस चोटी पर, जो हर चोटी नहीं है, एक पतंग उड़ाना चाहते हैं। वो लड़का शायद कुछ पल को डोर हमारे हाथ में दे दे। हम वो पतंग उड़ाना चाहते हैं, वो गुलाबी रंग की पतंग इस बहुत खास आसमान में या शिखर पर पहुंचने का कोई मार्ग न हो तो हम खुद पतंग बनकर उड़ जाना चाहते हैं। उसकी डोर चाहे हर हाथ में हो। बाद में उनकी जो कविताएं जो छपी, पितरों, तज दिया है हमें, तुम चले गए हो इस आकाश से अन्यत्र। तुम्हें कोई अन्न नहीं देता, कोई जल नहीं देता, कोई हवि नहीं देता। किस आकाश में हो पितरों? देखो देखो, इधर देखो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा वंशज। पितरों, नहीं हो तुम मेरे आकाश में। पर्यावरण, इस वन में कितने मनुष्य रहेंगे, कितने हिरण, कितने बाघ, कितने पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाएंगे, कितने बगुले सरोवर के पानी में चोंच मार कर अपना चारा पाएंगे, कितने सारस गर्दन उठाकर आकाश में टिटरे की तरह ताकेंगे। मनुष्य रहेंगे उच्छिन्न होकर वन के बाहर, हिरण रखेंगे वन के बाहर, बाघ वन के बाहर बस्ती में भटकेंगे। पक्षी उड़ते ही रहेंगे एक पेड़ पर बसेरे की खोज में। बाघ और हिरण एक घाट प्यास बुझाएंगे वन के बाहर। इस वन में उतने ही मनुष्य रहेंगे, इस आकाश में इतने ही पक्षी उड़ेंगे। लोबान, और उनके यहाँ कई ऐसी गृहस्थी की छवियां हैं, ऐसे गांव घर की, जहाँ अब जैसे ये है लोबान, उड़ के पल्ले की ओट से निकलकर चौखट लांघती बिखर रही है आंगन घर में लोबान की गंध। लोबान के धूम वाले आंगन पर उठ रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं छोटे आकाश में। माथा ढकती नाइन, नाल काटकर सौरी से बाहर आती चमाइन, सबको खुशी का प्रमाण बांटती, मांगती बाबू से नेक सौगात। बिखर रही है घर आंगन में लोबान की गंध, अभी अभी मेरा जन्म हुआ है। अभी हम लोग को बचपन में, इस जमाने में ये सब नर्सिंग होम वगैरह तो होते नहीं थे। हम सबका जन्म अपने घर में ही हुआ है और थोड़े दिन के लिए वो जगह जो थी वो बाधित हो जाती थी, और लोबान की गंध मुझे भी अब भी आ रही है। पहले ही संग्रह में ये एक तरफ तो उनका ये पक्ष था, दूसरी तरफ जो बच्चा उस साल मरा, जो बच्चा उस साल मरा, उम्र थी केवल 3 साल। जो बच्चा उस साल मरा वो पहने था कंटोप कोट। जो बच्चा उस साल मरा उसके थे दोनों पांव साबुत। जो बच्चा उस साल मरा वो सीख रहा था मानव शब्द, वो खाता था अन्न, वह छोड़ चुका था माँ का दूध, वह था प्रसन्न स्वस्थ, दस्त आते थे उसको बदस्तूर। वो दौड़ पड़ता था चिड़ियों के पीछे, वो छिप सकता था भाग गोद में माँ की, वो खेल सकता था मन के खेल, वो झांक सकता था कुएं में, वो डर सकता था गायों से, वो हिल सकता था बछड़ों से, वो नोच सकता था बूढ़ों की मूछें, वो चढ़ सकता था कंधे पर, वो गा सकता था रा, वो चीख सकता था होने पर शुभा। जो बच्चा उस साल मरा उतरा नहीं कभी गोद से, जो केवल बाहें बढ़ा, ढोते उसको दिन रात, पाते उसका भार होता जाता असहनीय। वह किलकारी मार अचानक हो जाता तो खाया। तो ऐसे थे कमलेश की। अब हमारे 3 मित्र हमारे अनुरोध पर आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, गिरधर राठी, मदन सोनी और अरुण कमल, इनमें से 2 का ये परिचय है कि वो कमलेश जी को व्यक्तिगत रूप से भी बखूबी जानते थे। गिरधर राठी उनके साथ विपक्ष में काम भी करते थे। मदन सोनी उस समय भोपाल में भारत भवन में थे, जब वो भारत भवन में थे।
अरुण कमल जी का परिचय रहा होगा। देखा था उनको, हाँ देखा था। तो बहरहाल शुरुआत करें हम अरुण कमल से ही, फिर मदन सोनी और फिर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं? थोड़ा पानी पी हाँ पानी पी। आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, आदरणीय राठी जी, मदन सोनी और विद्वत, अशोक जी ने जो पत्र लिखा था और जो अभी उन्होंने कहा भी कि हम कुछ कवियों को भूल जाते हैं और वो हमको याद नहीं रहते, ये भी सही है। लेकिन होता यह है कई बार, जैसे जब कमलेश जी की किताब आई थी पहली पहचान सीरीज में जरत्कार, उसमें सौमित्र मोहन जी की भी थी चाकू से खेलते हुए, तो उस समय हम सब लोगों ने पढ़ा। शुरू में होता यह है कि आप सब कुछ पढ़ते हैं जो मिल जाए, उसके बाद फिर जो उस समय के ज्यादा प्रचलित नाम होते हैं आप उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और एक तरह का असर उनका होता है, लेकिन फिर उनसे भी आप आगे निकलते हैं या बाहर निकलते हैं और आप उनकी तरफ जाते हैं जो आपको लिखने में और नए रास्ते को पकड़ने में मदद करते हैं। लेकिन फिर वो भी छूटते हैं और तब आप उनकी तरफ जाते हैं जो आपकी प्रकृति से भिन्न है। और ये सबसे मुश्किल काम होता है, ऐसे कवियों को ढूंढना जो आपके स्वभाव से मेल नहीं खाते। लेकिन वो भी कुछ दिन चलता है, फिर आप जो बड़े कवि हैं जिनको कालजयी कहा जाता है, आप उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन वो बीहड़ है, बहुत रास्ता पूरा सघन वन है और उसमें कुछ देर या हमेशा फिर उसके बाद रहने के बाद आपको फिर लगता है कि अब क्या करें, क्योंकि उम्र बढ़ती है और काम करते रहना है। तब आप पुराने दराजों को ढूंढते हैं और उन कबाड़ की दुकानों में भी जाते हैं जहां ऐसी किताबें रद्दी की भी मिलती हों, और तब आपको जो कवि मिलते हैं वो आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल नए होते हैं और आपको लगता है कि ये एक ऐसा रास्ता था जो हमने देखा ही नहीं था कभी। हर कवि को ऐसा लगता है द रोड नॉट टेकन भी हो सकता है वो, और ऐसा भी ऐसी सड़क भी हो सकती है जो आपने देखी लेकिन छोड़ दी या उधर आप नहीं बढ़े। कमलेश उन्हीं कवियों में है मेरे लिए। अब होता ये भी है, जैसे ये तो हिंदी के और दूसरी भाषाओं के बड़े कवियों से उनका बहुत ही गहरा अंतरंग संबंध था, लेकिन उन्होंने नाम लिया सियाराम शरण गुप्त का और मुक्तिबोध ने सुभद्रा कुमारी चौहान का। यह आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यही होता है। आप उन कवियों की तलाश में होते हैं जो बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से आपके लिए कुछ नए रास्ते देते हैं। जैसे नामवर जी ने दुनिया के बहुत सारे आलोचकों का जिक्र भी किया, लेकिन जब उनको अपनी आलोचना के बारे में कहना हुआ, अपने बारे में, तो उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र की एक कविता उतरी थी। वो
एक दुर्लभ कविता है कि मैं तो इस मंदिर में आया था ये सोचकर कि पूजा करूंगा, अर्चना करूंगा, लेकिन इतना यहाँ बासी फूल और पत्ते पड़े हुए थे और इतनी गंदगी थी कि मैं उससे साफ करने में ही पूरी जिंदगी मेरी लग गई। मैंने अभी तक पूजा नहीं की। अब ये सोच के लगता है कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे नामवर जी ने उसी को क्यों चुना, उसी कविता को। तो ये हर कवि, हर लेखक के साथ होता है। लेकिन मेरी समझ से दुनिया में एक जो बहुत बड़ा उदाहरण है और वो आश्चर्य की बात है। अब एडवर्ड यंग एक ऐसे कवि हैं अंग्रेजी के जिनको कम लोग जानते हैं, खुद अंग्रेजी पढ़ने वाले भी बहुत ही कम जानते हैं। लेकिन किरकेगार्ड की जो किताब है आइदर और, उसमें सबसे शुरू में 2 पंक्तियां एडवर्ड यंग की दी हुई हैं और वही उस किताब की शुरुआत है और वही उस किताब का सारांश भी है एक तरह से। अब कौन सोचता था कि एडवर्ड यंग, जिसको कोई ऐसे नहीं जानता, चर्चा में वो नहीं रहते कभी, और वो इस तरह से दुनिया के एक महान दार्शनिक के काम आएंगे। तो ऐसे कवि होते हैं। कोई कवि कभी लुप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। जैसे खुद लिखा है कमलेश ने, हम भूल जाते हैं जब उनका अस्तित्व, हम भूल जाते हैं जब उनके अधिकार, मृत तब भी यहीं होते हैं, यहीं हमारे ऊपर, हमारे आसपास। तो होते हैं हमारे आसपास हमेशा। जैसे अभी हाल में मैंने मलूक दास को पढ़ा और मुझको लगा कि जो पूरा भक्ति काल की शब्दावली है उस और बाद की, उससे बिल्कुल भिन्न शब्दावली मलूक दास की है। और उसमें इतने शब्द हैं फारसी के, अरबी के, उर्दू के, उनके मुहावरे बिल्कुल अलग हैं। अब मलूक दास को तो हम सिर्फ एक पंक्ति से जानते हैं, अजगर के रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा जब खाली समय में लगा कि अब कौन से रास्ते मिल सकते हैं, तो मलूक दास जी मुझको मिले। तो कमलेश जी को पढ़ते हुए मैंने अभी फिर से पढ़ा कमलेश जी को। तो ये अच्छी बात है कि हम अपने इन पितरों को, जैसा अशोक जी ने कहा, याद करें। लेकिन कविता के जो पितर होते हैं वे केवल पितृपक्ष के नहीं होते, वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। जैसा मैं कुछ कविताओं को पढ़ते हुए यहाँ दिखलाऊंगा। कमलेश को पढ़ते हुए, अच्छा इसमें फिर अब वो जो मेरे पास जरत्कारु पुस्तिका थी वो मिली नहीं, या तो वो बहुत ही खो गई कहीं या कोई ले गया। तो मुझको अभी जो किताब आई है पहचान सीरीज की 2 खंडों में, मैंने वो ली। फिर मेरे पास वो किताब भी थी जब वो राजकमल से आई थी, खुले में आवाज, ये 2006 या 2008 की बात होगी। लेकिन वो किताब भी नहीं मिल रही थी। मैं राजकमल गया लेकिन वहाँ भी नहीं मिली। उन्होंने दिल्ली फ़ोन किया, वहाँ भी नहीं मिली, वो आउट ऑफ प्रिंट थी। तब मुझको बहुत मेहनत करनी पड़ी और मैंने वो किताब ढूंढ ली अपने ही घर में। मैं ये कह के सिर्फ ये बतलाना चाहता हूँ कि कभी कभी ध्यान दिलाना भी पड़ता है और तब हम उन कवियों की तरफ जाते हैं। लाओ त्से पर लिखी एक कविता है ब्रेख्त की, जिसमें एक बहुत मार्मिक पंक्ति आती है कि कभी कभी जबरदस्ती भी लिखवाना पड़ता है। लाओ त्से से जबरदस्ती लिखवाया था उस चुंगी वाले ने, रोक करके उनको। तो ये भी होता है। तो कमलेश जी को जब मैं पढ़ने लगा तो मुझको बहुत ही मैं बहुत अचंभित हुआ, एक आघात भी लगा मुझको और एक पश्चाताप भी हुआ कि मैंने पढ़ा तो था, 2008 में भी पढ़ा था खुले में आवाज, और मुझको नरेश मेहता की भी याद आई थी उस समय वो पढ़ते हुए। लेकिन मैं कैसे भूल गया, मैंने कुछ इसके बारे में आगे नहीं सोचा। और तब मुझको जो पहली बात लगी कमलेश के बारे में कि उनके यहाँ जीवन एक सातत्य है। वो अकेले ऐसे कवि हैं पिछले 50 वर्षों के कम से कम, जिनके बारे में ये कहना पर्याप्त नहीं है
कि उनके यहाँ आज का जीवन मिलता है, क्योंकि उनके यहाँ जीवन एक सतत प्रवाह है जिसमें जो बीत गया वो भी है, जो अभी है वो भी है, जो होगा वो भी है, और जो मिथकीय है वो भी है। मिथकीय को इस तरह से रचना कि वो अभी का लगे, ये सबसे कठिन काम है। और ये जो कालजयी कवि होते हैं वो मिथक को वहां ले जाते हैं जहां वो समकालीनता से जुड़ जाता है और बिल्कुल एक नया रसायन बनता है, जिसके दो अद्भुत उदाहरण हैं। एक कविता है वन में और दूसरी है खुले में आवास। और ऐसी अनेक कविताएं हैं, वो हमेशा आपको साथ लिए चलते हैं। वन, प्रांतर, वो हिंस्र पशु, देव कन्याएं, ये सब मिलती हैं हमेशा। और ये ताज्जुब होता है कि एक कवि जो वन प्रांतरों में, जो बिल्कुल जब मनुष्य का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ होगा वहां से, और उन सारे हिंस्र पशुओं के साथ रहते हुए अपने गांव के जीवन पर आ जाता है। गांव के जीवन की अद्भुत कविता है, जिसमें से एक उदाहरण शक्ति ने दिया, कमलेश ने लिखी है। लेकिन मुझे यह भी ताज्जुब हुआ कि इन कविताओं की खोज में हम रामनरेश पाठक की तरफ गए थे, हम मुकुटधर पांडे की तरफ भी गए थे, और नागार्जुन की तरफ और त्रिलोचन की तरफ तो थे ही। लेकिन ये कैसे ओझल हुआ? और ये गांव की ऐसी कविताएं हैं जो और कहीं नहीं मिलती। तो पहली बात तो मुझको ये लगी कि ये जीवन यहाँ एक सतत प्रवाह है, यहाँ कोई भेद नहीं है काल का। दूसरी बात जो अशोक जी ने अभी, कि उनके यहाँ पितर हैं और सारी मृतात्माएं हैं। आखिर सारे लोग जो मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? उनका क्या होता है? क्या वे हमारे जीवन से विदा हो जाते हैं या वो बने रहते हैं? जैसे अभी जो मैंने पंक्तियां उद्धृत की, वो हमेशा होते हैं हमारे साथ। इसका ये एहसास कि जो नहीं है वो भी है, ये बहुत ही कठिन काम कविता में भी है। और वो एक अमूर्तन जिसको आपको मूर्त भी करना है, और कमलेश ने ये बहुत निपुणता से किया है। वो मृतात्माएं आपके साथ हैं, वो पितर आपके साथ हैं। और एक अद्भुत कविता है जरत्कारो, जहां वे पितर लटके हुए हैं एक खाई के ऊपर। एक कथा तो यह है कि कुएं के में एक वो पेड़ था जिसको पकड़ के उसकी डाल, उसकी जटाएं वो लटके हुए थे, और वो एक चूहा कुतर रहा है उसको। और अब क्या होगा? वो तो कौन बचाएगा? और कौन है अब उनके वंश में? जरत्कारो ने तय किया है कोई विवाह नहीं करेगा। ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, परेशान कर देने वाली कविता है, बहुत विचलित कर देने वाली कथा। यह है कि जरत्कारो का विवाह होता है एक स्त्री से, उसका भी नाम जरत्कारो है, और वो दोनों रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, एक बच्चा पैदा होता है। अब ये जरत्कारो कविता जो है, इसमें वो सारे पितर जैसे कि इंतजार कर रहे हैं कि कौन उनके, यहाँ वंश शब्द आया है लेकिन हम वंश को उस सीमित अर्थ में न लें, कौन उनके काम को आगे बढ़ाएगा? जो अधूरा रह गया उसको कौन पूरा करेगा? ये मुक्तिबोध में भी बार बार आता है, मुक्तिबोध में भी ये बार बार आता है, कौन उसको पूरा करेगा? और इसी के साथ एक खास बात कमलेश की कविता की यह है कि कमलेश का जो केंद्रीय बिंब है वो रात है और अंधेरा। ये भी विचारने की बात है कि ऐसा क्यों है कि 20वीं शताब्दी की हिंदी कविता में अंधेरा, रात और प्रलय, ये तीन केंद्रीय बिंब रहे हैं पूरी शताब्दी में, जो भी बड़े कवि हैं उनके यहाँ। और कमलेश के यहाँ रात के ऐसे बिंब हैं जो कहीं नहीं है। और इसी के साथ रात 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 से मेरा यह कैसा कितना संबंध है। और
उसी के साथ मृत्यु, दो जो केंद्रीय रूपक हैं कमलेश के, उसमें एक तो रात है, दूसरा मृत्यु। और ये मृत्यु अवसान नहीं है, ये मृत्यु एक लोक से दूसरे लोक में जाना और वापस फिर इसी लोक में आना है, और जो जीवित है उनके साथ रहना है, तब ये जीवन का सातत्य बनता है। और उसी के साथ इतनी हिंसा, आतंक, कुत्ते, भेड़िया, मगरमच्छ, हाथी, हिरण, कीट, सांप, बिच्छू। और एक बहुत मार्मिक पंक्ति है, वो रात के हृदय में घटने वाली पाशविकताएं, पाषाण के नीचे पड़ी चिड़िया की चीख, आरती अंधेरे। पाषाण के नीचे एक चिड़िया दबी हुई है। अब ये पूरी मनुष्यता का, पूरी 20वीं शताब्दी का और स्वाधीनता के बाद के भारत का भी रूपक है, जो बहुत ही आकस्मिक तरीके से कमलेश की कविता में आया है। इसके बाद एक अपने शरीर को लेकर भी, और क्योंकि मृत्यु जब बराबर है तो शरीर के बारे में भी बहुत सी कविताएं हैं। उसमें बहुत सी कविताएं हैं, मैं सिर्फ एक पंक्ति पढ़ता हूँ। किसी प्रवाल द्वीप पर कीड़ों को अपनी देह की ज्योनार देते हुए। क्या ऐसा होगा? क्या मनुष्य के जीवन का केवल यही अर्थ रह जाएगा? बार बार ये सवाल कमलेश पूछते हैं अपने से भी। इसी के साथ लगी एक और बात यह है कि कमलेश उन थोड़े से कवियों में है जिनके यहाँ कुछ अति यथार्थ जैसा है, सररियल, कुछ ऐसा जिसके बारे में कहना मुश्किल है कि ये यथार्थ है या यथार्थ के परे है। बना तो है वो यथार्थ के ऐन्द्रिक तत्वों से। अशोक जी ने उसकी इंद्रियता के बारे में भी अपने उस लेख में कहा है, लेकिन वो जाता है उनके पार। उसका एक उदाहरण जो कविता है वो है किसी भी दैत्याकार पल में। ये एक विलक्षण कविता है इस सररियलिज्म के उदाहरण की, इस अति यथार्थ के उदाहरण की। और एक ये दूसरी दुनिया लगातार मौजूद है, रहस्य से भरी हुई। यहाँ गहरे घने जंगल हैं और बहुत ही परेशान कर देने वाले बिंब हैं। हिरण, रात, पेड़, जंतु, आकाश, चंद्रमा, इस सब के अपशकुन, अनहोनी की आशंका, और एक कुएं में लटक रहे थे सब पिता। ये लगातार कमलेश में आता है। लेकिन ताज्जुब तब होता है जब हम पाते हैं कि उस मिथकीय दुनिया से चलकर वो लोक की दुनिया में भी आते हैं। और जैसा मैंने कहा, गांव के जीवन के कुछ अद्भुत चित्र उनकी कविताओं में मिलते हैं, और ये उनकी भाषा के बारे में भी है। एक तरफ तो तत्सम बहुल शब्दावली है, दूसरी तरफ जैसे सिवान, कमासुत बेटा। अब ये कमासुत, ऐसे अनेक शब्द हैं जो उनके यहाँ मिलते हैं, और मुहावरे। एक दो कविताओं का मैं जिक्र करता हूँ। नहर आए, उदयन वाजपेयी ने जो बातचीत की है कमलेश से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें नैहर आए कविता का उन्होंने जिक्र किया, आखिर में है वो। और खुद कमलेश मानते थे कि ये कविता उनसे बस लिख दी गई। वो एक विलक्षण कविता है वो भी। बोवनी के दिन। और एक कविता है टोना। जो आदमी पितरों के बारे में, मृत्यु के बारे में, अंधेरे और रात के बारे में तो सोचता है, वो टोना के बारे में तो सोचेगा। ऐसी कविता हिंदी में दूसरी नहीं, टोना। ये जरद का रूप है। और मैं अब अच्छा, एक और कविता है, जा मेरी बेटी जा, बेटी की विवाह पर। कमलेश ने ऐसी कविता लिखी। अब इसमें से केवल मैं दो पंक्तियां गांव के जीवन की जो कविताएं हैं उससे पढ़ रहा हूं। कुहरे से ढका गांव, पगड़ी बांधे किसान की तरह, सुबह की नीरवता संभालता ओस गिरबन। ये केदारनाथ अग्रवाल की भी याद दिलाता है।
ये पंक्तियां याद दिलाती हैं, लेकिन ये उससे पृथक है बिल्कुल। एक और खास बात जो कमलेश के बारे में लगी, जो हम आमतौर पर कवियों के बारे में बात करते हुए कहते हैं, या कथाकारों के बारे में भी, कि इस विषय की कविता है, या ये कविता इस विषय पर है, इस बिंदु पर है। कमलेश के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी भी कविता के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस विषय पर है। इस तरह से आलोचना की सारी पदावली, सारे मुहावरों को ध्वस्त करने वाला कवि। मैं बहुत परेशानी में पड़ा कि आखिर मैं इनको कैसे श्रेणीबद्ध करूं, किस तरह की कविता है। कमलेश की कविताओं में होता है, उनकी प्रवृत्ति यह है कि बहुत सारे तत्व आके मिलते हैं, बहुत सारे धागे, और वो मिल करके एक गिट्ठा बनते हैं। फिर वो उसको खोलते हैं, उसमें कुछ और धागे मिलाते हैं, और यही चलता रहता है। और इसीलिए उनके जो वाक्य हैं वो भी एक दूसरे में घुलते मिलते हैं। उनकी कविताओं को पढ़ने में एक दिक्कत ये आती है कि अगर आप उन वाक्यों को अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे तो कविता पूरी की पूरी गडमगड होगी। ये कुछ रघुवीर सहाय में भी है। शायद ये, जैसा नामवर जी कहते थे रघुवीर सहाय के बारे में, ये रशियन फॉर्मलिज्म का असर हो सकता है, क्योंकि वे लोग डीफेमिलियराइजेशन कहते थे, उस पर जोर देते थे। और इस तरह कमलेश की ऐसी कविताएं जिनमें वाक्य एक दूसरे में घुसते हैं, कभी उनका खत्म नहीं होते, तो वो एक तरह का विरूपीकरण भी पैदा करते हैं और आपको दूर भी करते हैं तत्काल जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे। तो ये भी एक काम वो करते हैं अपनी कविताओं से। और इसी के साथ उनकी कविताओं में हमेशा, जैसे कि ये संसार अब खत्म होने वाला है, भयानक हिंसा है, सब कुछ गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, प्रलय आने वाली है, ये सारा कुछ कमलेश में लगातार मिलता है। अब सोचने पर लगता है कि ऐसा क्यों मिलता है? क्या ये केवल उनका एक निजी उपक्रम है? क्या ये उनका अपना निजी स्वभाव है? नहीं, ये जो पूरा जीवन था भारत का और दुनिया का, उसको ऐसे ही शायद व्यक्त किया जा सकता है, ऐसे ही रूप को, ऐसे ही बिंबों में जो कमलेश ने किया, जो पहले मुक्तिबोध कर चुके थे एक अलग ढंग से, जो निराला कर चुके थे आराधना और की कविताओं में, या राम की शक्ति पूजा में, या दूसरे में, या प्रसाद कर चुके थे प्रलय में। तो ऐसा एक रूपक कमलेश ने भी गढ़ा। आश्चर्य मुझको ये है कि ये ओझल कैसे हुआ हम सब लोगों से। हमने इस पर, अगर ये हमारी नजर में नहीं आया तो हमने अपना नुकसान किया, एक बहुत बड़े स्रोत से वंचित रह गए। और तब वो कविता के सौंदर्य शास्त्र के बारे में भी सोचते चलते हैं। जैसे तब वो कहते हैं कि जब ऐसा हो जाए, जरूरी हो जाती है तब कविता एक और किस्म की, तब आप ऐसी कविता नहीं लिख सकते जैसी ये अभी तक लिखी जा रही थी। और तब जो उनकी कविता का सौंदर्य शास्त्र है वो इन 3 पंक्तियों में है। चीजों को देखने का ढंग वह कौन हो जिसमें अपनी पीड़ा भी मुखर हो जाए। यानी जो बाह्य है और आंतरिक है वो दोनों एक साथ हो। ये बहुत ही कठिन काम है। तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्ति है, बिंब है, कि जैसे देहरी पर रखा हुआ दिया जो भीतर को भी आलोकित करता है और बाहर को भी प्रकाशित करता है। तो ये जो सौंदर्य शास्त्र है कमलेश का, ये उन्होंने बार बार विचार करते हुए, वो चलते हुए एक विचार करने वाले कवि भी हैं अपनी प्रक्रिया पर, और वे एक दार्शनिक कवि हैं। अब दार्शनिक तो हर कवि होता है, हर बड़ा कवि, लेकिन एक खास बात यह है इस दर्शन में कि वो कहीं उनके यहाँ सूखा विचार नहीं मिलता, सूखी दर्शन के सूखे सूत्र नहीं मिलते। वो हमेशा बिंबों के जरिए अपनी बात करते हैं, हमेशा ऐन्द्रिकता में विचारों को ले जाते हैं। मतलब जो बुद्धि है वो भी
इंद्रियों के साथ है, और यहाँ पर कमलेश की एक दूसरी दुनिया अब तक चलती आई है। लेकिन एक दुनिया कमलेश की और है जो कुछ कविताओं में आती है, और वो है एक बहुत ही गहरी लालसा की कामना, एक बहुत गहरी लालसा, एक ऐसी उत्कट कामना जो एक ऐसे जीवन के लिए जो जीवन उपलब्ध नहीं है। इसमें 3 कविताएं जो खासतौर से मुझको बहुत जिन्होंने प्रभावित किया, उसमें एक है बिना सोचे, दूसरा देवप्रिय और तीसरा विष्णुप्रिय। इसमें से केवल एक पंक्ति में उद्धृत करता हूँ। पहाड़ी पर वह चोटी एक प्रेम कथा की तरह सुंदर है, और वहां जाना है और कोई जाने नहीं दे रहा है। सारे रोक रहे हैं, बेताल ट्रेन सारे, लेकिन वहां जाना है। और इसी के साथ साथ कुछ अद्भुत एंड्रिक और जिसको मानसल बिंब भी उनके यहाँ मिलते हैं। एक साथ एक कवि इतने काम करता है, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। और जो बिंब मिलते हैं, इन पहाड़ियों की चट्टानों में तुम्हारे स्तनों की आहट है। इस तरह से स्तनों के बारे में और उस पूरे ऐन्द्रिक सुख के बारे में नहीं सोचा गया। एक ऐसा विषम सुख, एक ऐसा रुक्ष सुख, तुम्हारे चंदन पांवों में भुजंग लिपटे रहते हैं। चंदन के वृक्ष वो बहुत प्रसिद्ध बिंब है जिसमें भुजंग लिपटे रहते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। लेकिन उस सौंदर्य और मृत्यु ये सब एक साथ इसमें आते हैं। बिना मृत्यु के भाव के सौंदर्य आता नहीं है, ऐसा कई बड़े दार्शनिकों ने कहा, फ्रायड ने भी कहा। अब तुम्हारे चंदन पांवों में भुजंग लिपटे रहते हैं, ये अद्भुत है। तो फिर क्या होगा? तो वो सुख मृत्यु की तरफ ही ले जाएगा, लेकिन वह भी तो सुख है, एक ऐसी कामना। और तब कोई तो होगा उदास, आकाश में उड़ती बला का देख। एक बहुत ही प्राचीन बिंब, लेकिन एक नए ढंग से उन्होंने रखा। मैं सोचता रहा कि कमलेश राजनीति में रहे, और कई लोग अक्सर ये कहते हैं कि विचारधारा अगर अलग है तो फिर कैसे आप इन कवियों को पसंद करते हैं। बात सही है। मैंने वो बातचीत पढ़ी कमलेश की, और मुझको बहुत अजीब लगा जब उन्होंने CIA की तारीफ की। एक बार नहीं, 2 बार। ऐसा कविता भी लिख सकता है, लेकिन ये कविताएं तो है। वो अनेक तरह से सत्ता के साथ भी रहे, उसके विरोध में भी रहे, बड़ौदा डायनामाइट केस में भी रहे, और उन्होंने कुछ अद्भुत बिल्कुल साफ साफ राजनीतिक कविताएं भी लिखी, जिसमें जो बच्चा उस साल मरा तो अशोक जी ने पढ़ा। दोपहर में पार, शहर के गरीबों के बारे में ऐसी कोई कविता मेरे जानते हिंदी में नहीं है। भिखारियों का संसार, ऐसी कविता शायद पूरी दुनिया में नहीं है। अकाल के दृश्य, जिसके नीचे ब्रैकेट में लिखा उन्होंने, यह कविता नहीं है। और बेटों का कत्लेआम, सम्राट की इकरार, लेकिन आप सारे पाप से बच जाएंगे, शर्त सिर्फ गले में लटका ले तस्वीर आप प्रधानमंत्री। और ये आज की कविता नहीं है। तो इस तरह से बहुत से समय बीता जा रहा है। मैं सिर्फ एक अंश पढ़ता हूँ एक खास कविता की, वो इसके लिए कि जैसे मुक्तिबोध में हमें मिलता है, जैसे तुलसीदास में मिलता है, इसी कमलेश में एक अद्भुत कविता है, चीखते रहने के सिवा। मैं उसकी 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। मैं क्या करूं, मैं कितना शर्मिंदा हूं कि इतने शारीरिक सुख में हूं इस जाड़े की रात।
मैं क्या करूं? जो उनके साथ मुब्तला हो सारी लूट में, और कोई धिक्कार नहीं काफी है, कोई बहिष्कार नहीं काफी है, कोई घृणा नहीं काफी। आत्मभर्त्सना करते हुए और एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का लगभग प्रण लेते हुए ये कविता खत्म होती है। और मैं आखिर में बस एक कविता उनकी पढ़ूंगा, और ये है होना। जो तलाश के दो मुहावरे थे, धूमिल, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध भी रहे, उनका बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा बाद की कविता पर, लेकिन कमलेश ओझल रहे। मैं ये कविता पूरी पढ़ रहा हूँ, ज्यादा लंबी नहीं, छोटी सी कविता है, होना। फिर मैं कहूँगा कि ये कवि पूरी सभ्यता के बारे में सोचते हुए, मिथकीय प्रेरणाओं से परिचालित होते हुए, अपने आसपास के गांव के बचपन के जीवन को याद करते हुए और संपूर्ण सभ्यता के बारे में टिप्पणी करता है लगातार। इसमें एक कविता है होना, और ये आखिर। मैंने नहीं सोचा कभी जीवन क्या है, प्रश्न अभी नहीं उठे मन में, युवा हूं मृत्यु। केवल जब बरसता है पानी रात में मूसलाधार, सोचता हूं अच्छा है कि मैं हूं। यह नहीं कि खिसकती नहीं जा रही आयु, धीरे धीरे मन पर धरती हुई शिलाएं काले भविष्य की। चिंता यह धरी रह जाती है ग्रीष्म के छोर पर। अच्छा है बारिश में मन के सारे छिद्र खुले हुए हैं समेटने को ऋतु का सुखद व्यवहार, और हम कुटी में बैठे हैं। अच्छा है कि हरे भरे पौधे हैं, फूल हैं बहुरंगे उन पर फूले हुए। अच्छा है चिड़िए मेरे झोंपड़े में बसेरा लेते कभी आसमान में भीगे हुए। अच्छा है कि झरने हैं, नदियां हैं, शिखर हैं, आकाश है। अच्छा है कि धरती है। अच्छा है कि आदमी ने रहने को सुख साधन, यंत्र, वाहन, विधिवत पका भोजन खुद को सिरजा है। अच्छा है कि यहाँ ये सब है और बहुतेरे साधारण मनुष्य हैं, जिनको मिले हैं जानने को सारे सुख, भूलने को न कम कुछ। अच्छा है कि यहाँ ये सब हैं और मैं हूँ और युवा हूँ, और नहीं सोचता हूँ प्रश्न जीवन और मृत्यु के। झर झर झरता है आकाश आज आधी रात। अच्छा है कि मैं हूँ दुख सारे मन के पीछे खींचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक लिखित टिप्पणी है जिसमें मैंने कमलेश जी की अस्तित्व दृष्टि के बारे में कुछ बातें कही हैं। आपने ध्यान दिया होगा कमलेश की कविता में बसाव और आवास के अभिप्राय प्रचुर और केंद्रीय हैं। ये सिर्फ उनके दो कविता संग्रहों के सांकेतिक महत्व रखने वाले शीर्षक भर नहीं है, बल्कि ये उनकी बहुत सी कविताओं में अन्यान्य रूपों और पर्यायों में मौजूद हैं, जिनमें पृथ्वी और आकाश तो अधिकरण के विभिन्न रूपों में है ही, घर, वास, ठोर, बसेरा, बस्ती, पेड़ की छाया, चंदोबा, पड़ाव, आश्रय स्थल, कुटी, झोपड़े, बाबी, गेह, डाल, विवर, कोटर, खोखले तने, घोंसले, ध्रुव, छत्ते, मांदे, अस्तबल, बाड़े, पार्क, खुला मैदान, आंगन, ओसारा, बरामदा, खपरेल, दीवारों की छाया, गर्भ, अंतःकरण, दीवान खाना, शिविर, सराय, कोठरियाँ, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, तले, मीनारें, केली ग्रह, भूल भुलैया, खंडहर, शमशान,
कब्रगाहें, मंदिर, देवी ग्रह, शिवालय, स्वर्ग, देवलोक, पितृलोक, यमलोक, नागलोक, द्युलोक, नरक, परियों का देश, तन, देह, देह की कारा, देह का जंगल जैसे विविध अभिप्राय इन कविताओं में भरे पड़े हैं। ये अभिप्राय कविताओं में विभिन्न पदों और पंक्तियों के बीच जहाँ अन्यान्य क्रियापदों और विशेषणों आदि के साथ विन्यस्त हैं, वहाँ ये बहुत मार्मिक तीक्ष्णता और अर्थवत्ता के साथ उभरते हैं। आवास और बसाव का यह घनीभूत ऑब्सेशन वस्तुतः मनुष्य के आत्मिक, आध्यात्मिक, पारिस्थितिक, सामाजिक और राजनीतिक विस्थापन या बेठोर होने के कारुणिक बोध का प्रतिलोम रूपायन है। यह बोध इन कविताओं में लगभग स्थायी भाव की तरह उपस्थित चरिष्णुता में, निरंतर आवागमन में सहज ही लक्ष्य किया जा सकता है, जो आना, जाना, लौटना, विदा होना, विदा करना, पहुंचना, आवास बदलना, पड़ाव डालना जैसी क्रियाओं से व्यंजित है। एक उदाहरण, वे रात को चले गए घोड़ों पर सवार, या किसी दिन हम अपना झोला उठाकर यहाँ से चल देंगे, या मैं जाता रहूंगा एक से दूसरे ग्रह पर, या फरिश्ते लौट जाते हैं आदि। जीवन और मृत्यु के बीच निरंतर दोलन की ध्वनि को भी शायद इसमें रक्षित नहीं किया जा सकता। यह चरिष्णुता स्वयं इन कविताओं की संरचना में एक किस्म की अनित्यता के रूप में प्रतिफलित होती है। एक ऐसी संरचना जिसमें ऐतिहासिक, पौराणिक या मिथकीय अभिप्रायों को बरते जाने के बावजूद, जिसके वास्तु में न सिर्फ आभ्यंतरिक बल से उत्प्रेरित दीर्घकालिक टिकाऊपन के आत्मविश्वास को व्यंजित करती किसी तरह की प्रासादिक अडिगता, विशालता और भव्यता नहीं है, बल्कि जो इन सबके एकदम विपरीत, मानो सुरुचि और शिल्प कौशल के साथ सुघड़ता पूर्वक किंतु अस्थायी डेरे की जरूरत के नाते गढ़ी गई एक कच्ची झोपड़ी जैसी है। लाघवपूर्ण और भंगुर संरचना, एक खुला हुआ या खुले में आवास, अजानी अदेखी सकरी पगडंडी से अभिगम्य धरती पर कच्छप पीठ सा उठा हुआ, जिसके हर ओर सघन लता गुल्मों, वृक्षों, झाड़ी झंखाड़ों से गूंजित हिंस्र पशुओं की अमुखर चीखों से अलंग राहों पर लुप्त पदचिन्हों से युक्त महावन फैला हुआ है। इन कविताओं में न कोई महत्वाकांक्षी विषय है, न कोई प्रदत्त सामाजिक राजनीतिक सांगोपांग बृहदाख्यान है, न ऐसे आख्यानों की निर्मिति के नियमों का अनुसरण है, और न कोई महान संदेश है। इसकी बजाय उनमें विषयों और अंतर्वस्तु के तौर पर प्रकृति और मानव जीवन और मनुष्येतर जीव जगत के नितांत साधारण, दृष्टि से ओझल बने रहने वाले ब्यौरे या कार्यकलाप हैं, जिनको अत्यंत सूक्ष्म इंद्रिय पर्यवेक्षणों के सहारे गोचर बनाया गया है। ये इंद्रिय पर्यवेक्षण इस कविता की काया को भुरभुरा और रंध्रेल बनाते हैं, और विमर्शात्मकता जो इस कविता का एक सशक्त प्रभाव है, यहाँ कविता को नियंत्रित निर्देशित नहीं करती, बल्कि वह इन इंद्रिय पर्यवेक्षणों से उत्प्रेरित अनुभवों की शक्ल में विकिरित होती है, कविता की काया में होते रोमांच की तरह। कमलेश की कविता की बनावट को संरचनात्मक स्तर पर भिन्नता और विशिष्टता प्रदान करने वाली एक और महत्वपूर्ण चीज इसकी अर्थ विद्या है, सिमेंटिक्स है। जिस चरिष्णुता को हमने ऊपर लक्ष्य किया है, वह इस कविता के अर्थों की विशेषता है। ये अस्थिर और स्थगनशील अर्थ हैं। करोड़ों संभावनाओं को एक साथ पा लेने की विकलता से उत्प्रेरित यह कविता इस मानी में वाणी की दुनिया में, स्वयं हिंदी कविता की वाणी की दुनिया में स्थापित रूढ़ और प्रभावी अर्थों के प्रति, रोला मार्क्स के पद का प्रयोग कर कहें तो अर्थ के फासिज्म के प्रति जबरदस्त प्रतिरोध बरतती है, और इरादतन अमूर्तन का जोखिम उठाती हुई शब्दों को ऐसे संस्कृत अर्थों से दीप्त करती है जिनमें दुनिया की समसृष्टि की हर एक कड़ी को पकड़ लेने की आकांक्षा है। नई अर्थ दीप्तियों से युक्त यह शब्दावली वाणी की दुनिया में एक नई नस्ल का बसाव है। यह सही है कि कमलेश समसामयिकता के कवि नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने खुले आवास के अपने आभार में, लेकिन इसके बावजूद राजनीति, समाज और इतिहास के प्रश्न और उनके संदर्भ में मनुष्य के अधिकारों और न्याय के प्रश्न उनकी कविता में विक्षोभकारी बल के रूप में सक्रिय हैं।
और यह संभवतः समकालिकता की कसौटी को तज देने का ही सुफल है कि ये प्रश्न इस कविता में एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य हासिल कर उसकी अस्तित्व दृष्टि को अभूतपूर्व और अद्वितीय विस्तार देते हैं। यह अस्तित्व दृष्टि सबसे पहले नृकेंद्रिकता को प्रतिरोध देती है, क्योंकि इसकी गहन में मनुष्य से कहीं बहुत बहुत ज्यादा नियामक भूमिका मनुष्येतर जीव जगत और प्रकृति की है। इसी तरह इस अस्तित्व दृष्टि के विस्तार में जितनी जगह जीवन घेरता है, उससे कम जगह, जैसा कि अरुण ने भी कहा, मृत्यु नहीं घेरती। यहाँ तक कि वे मृतकों के अधिकारों की भी बात करते हैं। उसमें जितनी जगह जीवित वंशज घेरते हैं, उससे कम जगह दिवंगत पूर्वज नहीं घेरते। जितनी जगह नगर घेरता है, उससे कम जगह गांव और जंगल नहीं घेरते। और इसी अस्तित्व दृष्टि का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि ये सब मनुष्य, मनुष्यतर प्राणी, प्रकृति, जीवन, मृत्यु, वंशज और पूर्वज, नगर, गांव और वन आदि एक दूसरे से उदासीन, एक दूसरे की भाषाओं से अनजान, अलग थलग भेंटों में नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हुए एक ही विशाल परिसर में साझा करते हैं, एक दूसरे के यहाँ निरंतर आवाजाही करते हैं। और ऐसा वे सहिष्णुता या उपकार के बोध से नहीं, बल्कि परस्पर आतिथ्य के बोध से करते हैं। विस्थापन, बेठौरपन और चरिष्णुता इन कविताओं में एक और संवेग की ओर संकेत करते हैं, और वह है खोज। यह किस चीज की खोज है? इसका जवाब हम कमलेश से ही सुनते हैं। यह खुले में आवाज संग्रह की छूटन शीर्षक कविता है। आकाश में दिखते नक्षत्र, आकाश में दृश्य होते आते हैं पक्षी, आकाश में ही तिरोहित हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं अपने पीछे एक रिक्ति। कितनी आत्माएं मुक्त या अशांत आकाश में भटकती हो जाती लुप्त, छोड़ती अपने पीछे एक रिक्ति। यह रिक्ति शब्द है, सुनते हैं हम शब्द उनकी छूटन है जो नहीं रहे। सुनते हैं हम थोड़ा कुछ और, निकल पड़ते हैं उसकी खोज में, पाते हैं बस एक रिक्ति, वह नहीं मिलता जो छोड़ गया। शब्द जिसकी जूठन है, शब्द जिसकी छूटन है, इन्हीं अंतरालों में तिरोहित है संसार, हम निकले हैं इसकी खोज में। प्रसंगवश रिक्ति में लक्षणगत यह विरोधाभास रेखांकित करने योग्य है, जिसे स्वयं कमलेश ने रेखांकित किया है। और यह रिक्ति या खालीपन या किसी का न होना है, लेकिन तब भी वह निपट अभाव नहीं, क्योंकि वह शब्द भाव है। और यह विरोधाभास इस स्तर पर भी कायम है, क्योंकि ये शब्द भी रिक्ति रूपी होने के बावजूद निपट रिक्ति नहीं है, बल्कि उनकी छूटन, पगडंडी, पैरों के निशान या उनके कभी हुए होने की छाप में रूपायित हैं, जो नहीं रहे, यानी जो अनुपस्थित हैं। इस तरह अनुपस्थितों की छूटन से रूपायित होते शब्दों से रूपायित यह रिक्ति अभाव का भाव है, अनुपस्थिति से स्पंदित उपस्थिति। यह विरोधाभासों से गहन गर्भित स्पंदित रिक्ति कमलेश की अस्तित्व दृष्टि का एक और अचूक पहचान चिन्ह या छूटन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे इसका आख्यान करते हैं, जैसा कि उन्होंने ऊपर उद्धृत कविता में और अन्यत्र भी एकाधिक बार किया है, जैसे कि फरिश्ते में, जहाँ इस अंतराल को संज्ञा और शक्ल के मध्य के नाम से पुकारा गया है, बल्कि इसलिए कि उनकी कविता वस्तुतः इन रिक्तियों की छूटन, जिसे उन्होंने अन्यत्र लुप्त पद चिन्ह की संज्ञा दी है, के रूप में ही आरेखित है। वह निरंतर इन शब्दाकार छूटनों का अनुसरण करते हुए, उनको सुनते हुए उन अंतरालों को गोचर बनाने की कोशिश करती है जिनमें संसार तिरोहित है। यह इस तिरोहित संसार की खोज है। कमलेश की भाषा के जिन पदों और शब्दों को उचित ही जातीय स्मृति के संकेतकों के रूप में पढ़ा जाता रहा है, वे वस्तुतः इन्हीं छूटनों के संकेतक हैं। फरिश्ते, देवदूत, पैगंबर, प्रेत, उच्चैश्रवा, कुएं में लटकते पितर, प्रागैतिहासिक वलय चिन्ह, नरमुंड, देवी आदेश, कालरात्रि, यूनानी गाथाओं के देवता, स्वर्ग के 49 वीर, मायावी छवियां, उल्टा लटका बेताल आदि। लेकिन इस खोज के लक्ष्य पर इस तिरोहित संसार से कहीं अधिक संसार की भंगुरता में स्पंदित निरंतर संभवनशील तिरोहण का वह तथ्य है जो विगत में प्रतिबिंबित होने से पहले वर्तमान और आगत में पहले से ही उत्कीर्ण है। कमलेश की कविता में मृत्यु का यह बोध, देह और गेह की भंगुरता का यह एहसास,
जीवन के भीतर ही रचा बसा है। एक दिन परमात्मा के यहाँ चलने वाला यह विशाल पंखा चलते चलते रुक जाएगा। या एक कुएं में लटक रहे थे सब पितर, बरगद की जड़ें पकड़े, पाँव में बंधा हुआ शिलाओं का भार था, सहारे सूत्र चूहे काटते जा रहे थे हर पल, अथाह गर्त में गिरने की नियति थी सिर पर। या वे इंतजार कर रही हैं, ठठरियाँ अपनी बाहें फैला रही हैं, आसमान में भरे हुए आत्माओं की भंवरों में नाच रही हैं। पृथ्वी पर से लोग हवा में उड़ते आते हैं, सूखी पत्ती की तरह इस घेरे में शामिल होने के लिए, वगैरह वगैरह। इस सिलसिले का कोई अंत दिखाई नहीं देता। ये भाव अपनी परोक्षता में जिस विषाद की सृष्टि करते हैं वह विशेष रूप से जरत्कारु और खुले में आवास की कविताओं में अतिव्याप्त है। यहाँ तक कि उनको हम कमलेश की प्रेम कविता कहना चाह सकते हैं, जैसे कि विष्णु प्रिया केवल तुम्हारी देह और देव प्रिया, उनमें भी रति भाव, देह की जवनार, आदमी की मुंदती पलकों के साथ डूबता जाता सारा संसार और कब्रों में दफन यूनानी देवता जैसे भावों के साथ संसर्गरत है। अस्तित्व केंद्रितता को प्रतिरोध देता जीवन और मृत्यु का यह सहवास और उससे उत्पन्न होता यह विषाद बोध कमलेश की अस्तित्व दृष्टि का एक और महत्वपूर्ण विक्षेप है। कविता की निर्मिति कहीं न कहीं उसके रचयिता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। एक निरंध्र महदाकांक्षी अनुलंब फैलिक निर्मिति उसके रचयिता के अहंकार की व्यंजक हो सकती है या नहीं, यह भले ही विवाद का विषय हो, लेकिन ऊपर हमने कमलेश की कविता की निर्मिति की जिस रंध्रिलता, भुरभुरेपन, भंगुरता और लाघों की बात कही है, जिसमें हम उसकी अनुक्षितिजता को भी शामिल कर सकते हैं, वे सब निश्चय ही उसके रचयिता की निरहंकृति और विनय की व्यंजक हैं। स्वत्व के अपरिग्रह और अहंकार के हनन के ये आह्वान, जिनकी प्रतिश्रुति इन कविताओं में निरंतर सुनी जा सकती है, ध्यान देने योग्य है। जब भी संभव हो किसी विचार के बिना अलमारियों से निकाल कर किताबें फेंक दो, तस्वीरें उड़ा दो, बोरिया बिस्तर जला दो, पालतू पशुओं को खोल दो, पिंजड़े भी, घर के दरवाजे भी, मुट्ठियों में कुछ न रखो, धूल भी नहीं, कलम भी नहीं, कुछ गंध बिखेरे वह भी नहीं, चाबियां भी नहीं, सभी नामवान और नामहीन वस्तुओं से अजनबी बन जाओ, चलते फिरते रास्ता देखने वाले फकीर हो जाओ। जब भी संभव हो ये सारे शीशे तोड़ दो जिनमें तुम्हारे या किन्हीं और चेहरों के अक्स हैं। और बंधुओं, अपना हनन करो, वह जो अपने भीतर जन्मा है, जन्म के साथ, वह जो बड़ा हुआ है अपने युवा होने के साथ, वह जो अपने भीतर तनकर खड़ा है, युद्ध को आतुर अर्पण करो अपना। सन्नद्ध हो, ले लो आयुध, निरंतर चल रहे इस अंतः संग्राम में देवताओं को हवि दो। वह जो अपने भीतर तनकर खड़ा है, हनन करो उसका, अपना हनन करो बंधुओं। कमलेश की कविता का मेरुदंड निर्णयात्मक, सबल कथनों, सत्य के दावों और स्वत्वारोपणों के बल से तना हुआ नहीं है, बल्कि उसकी रीढ़ में अत्यंत आत्मपरक और वध्य किस्म के पर्यवेक्षणों और अनुभवों का तथा वार्ता प्रवण नेगोशिएबल विचारों का लोच है। इस कविता की निर्मिति में एक तरह की अवतलता है, जिसे पढ़ना बजाय आरोहण के किसी गहराई में उतरने का अनुभव देता है। इस टिप्पणी का समापन मैं कमलेश की इन पंक्तियों के साथ करता हूँ। जो समझा जा रहा है वह भी उन शब्दों की प्रामाणिक नापजोक से कुछ ज्यादा है, कुछ न कुछ जुड़ता जाता है समझने की कोशिश में, पर वह नहीं है जो इनकी गोलाई में सीमाबद्ध है। धन्यवाद। आज हम लोग सौभाग्य से ऐसे लोगों के बीच में हैं जिनके साथ कमलेश जी का बहुत ही लंबा संपर्क रहा, युवावस्था से लेके उनके अंतिम दिनों तक। उन्हीं में से एक अशोक सिकसरिया भी थे,
आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि है। और अशोक जी भी और वो अशोक जी भी कमलेश जी के परम प्रिय मित्रों में थे, ये हम सब लोग जानते ही हैं। पहली बार कमलेश जी का नाम मैंने अशोक वाजपेयी जी से सुना था। सागर विश्वविद्यालय में हम लोग रमेश दत्त दुबे और अरुण द्विवेदी के साथ एक छोटी सी कविता पत्रिका निकालने लगे थे, विन्यास नाम से। नामकरण शायद अशोक जी का ही था। तो जब 1964 में हम लोग बीए के विद्यार्थी कुछ देश भ्रमण में निकले, तो मैं तो लेखकों से मिलने निकल जाता था। तभी अशोक वाजपेयी जी से मैंने पहली बार 2 नाम सुने, एक तो कमलेश जी का और दूसरा श्री राम वर्मा का। तब तक हमने पढ़ा नहीं था उनका कुछ। श्री राम वर्मा की एक कविता शायद हमने विन्यास में छाप दी थी, और उसी सिलसिले में इलाहाबाद भी हम गए और श्री राम वर्मा को खोजा, उनसे मिले भी। मलियत जी के घर गए तो वहाँ शमशेर जी मिल गए, उनसे श्री राम वर्मा के बारे में पूछा, तब तक मिले नहीं थे वो। उन्होंने कहा, ही इज ए मेजर पोएट, ये शमशेर जी के शब्द हैं। फिर उन दिनों फिर उसके बाद कमलेश जी से संपर्क हुआ, शायद पत्र व्यवहार से हुआ। एक समवाय नाम की पत्रिका निकाली थी उन्होंने। तो बाद में जब मैं इलाहाबाद में एमए करने लगा तो कमलेश जी से थोड़ा संपर्क हुआ, और वहाँ सभी तरह के लोगों से संपर्क था, सभी तरह की विचारधाराओं के लोगों से। तो समवाय पत्रिका और फिर समाजवादी युवजन सभा, इन सबको लेके कुछ मैंने भी योगदान किया, हालांकि मैं खुद कभी सदस्य नहीं बना उसका। उसी में मेरा ख्याल है उनका एक बड़ा प्रसिद्ध लेख था, मुझे एक शत्रु दो। और वो समवाय में था या दिनमान में था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक बड़ा जबरदस्त लेख था, और इसका बड़ा गहरा संबंध है उनके पूरे विकास क्रम से, वैचारिक विकास क्रम से भी। अंतिम दिनों में शायद उस लेख को स्वीकार ही न करते कि उन्होंने लिखा है, हो सकता है। जनयुग में मैंने कुछ दिन काम किया था, 2-2.5 साल। तो उन दिनों फिर कमलेश जी का एक पत्र मुझे मिला, वहाँ से, गांव से। शायद वो अपने गांव गए हुए थे, शायद पिताजी के श्राद्ध के लिए 1 साल जब वो वहाँ रहे, मुमकिन है उन्हीं दिनों उन्होंने वहाँ से पत्र लिखा हो। पूछा कि क्या पढ़ रहे हो आजकल, तो मैंने कहा कि उन दिनों में हर्बर्ट ज़िग्नेव पोलिश कवि जो है उसको पढ़ रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने उनको लिखा। तो उसके जवाब में उनकी चिट्ठी बड़ी दिलचस्प थी, और उसमें गालिब का एक शेर था, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो जनयुग में सोल्जनित्सिन को लेकर मेरा विवाद राजेश्वर राव जी से हुआ, जो सीपीआई के महासचिव थे। लिखित विवाद हुआ, और अंततः फिर मुझे लगा कि अब मुझे जनयुग में काम नहीं करना चाहिए, तो मैंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया, और फिर फ्रीलांसिंग, आवारागर्दी जो भी करिए। उन्हीं दिनों फिर भारत भूषण अग्रवाल जी के कमरे में गया मैं एक दिन, तो उन्होंने कहा, कमलेश से मिल लो तुम। मैंने कहा, जी वो एक पत्रिका निकाल रहे हैं, उनको कोई चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह कमलेश जी के संपादक कमलेश जी थे, मैं सहायक संपादक बना, और प्रतिपक्ष साप्ताहिक निकलना शुरू हुआ। उनके साथ काम किया, उसमें बहुत से अच्छे अनुभव हैं, बहुत से क्यों, सारे अनुभव अच्छे ही हैं उनके साथ जो भी रहे। हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते थे वो, ऐसे मौके पर भी नहीं जब उनको लगता था कि अमुक सामग्री नहीं छपनी चाहिए थी। और एक आध प्रसंग है जो अब फिलहाल मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। फिर भी बाद में फिर प्रतिपक्ष से वो अलग हो गए और मैं संपादक बन गया, और फिर रेल हड़ताल हुई बहुत बड़ी, फिर आपातकाल लगा, तो आपातकाल में मैं चला गया जेल। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं था, प्रतिपक्ष का संपादक था, और वहाँ फिर कमलेश जी से मुलाकात करीब 12-13 महीने बाद हुई,
जब डायनामाइट केस, बड़ौदा डायनामाइट केस आया तो वो पकड़ के लाए गए। तो उन्हें यंत्रणा दी गई थी लाल किले के कुछ कमरों में, जो उस समय होता था। मैं तो यंत्रणाओं से बचा हुआ था, उस तरह की यंत्रणाएं मुझे नहीं झेलनी पड़ी। तो वहाँ आए और फिर कुछ दिन वो रहे वहाँ। तो वहाँ जैसा कि स्कॉच का मुझे ध्यान आया कि वो तिहाड़ में भी स्कॉच विस्की सुलभ करा दी थी उन्होंने। मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये जेल में ये नहीं करना चाहिए। बीड़ी तो मैं पी लेता था जेल में, लेकिन शराब पीने का मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए। लेकिन जब जॉर्ज फर्नांडिस पकड़े गए और वहाँ लाए गए तिहाड़ जेल में, तो हम सब लोगों को यहाँ वहाँ भेज दिया गया। मुझे जयपुर जेल भेज दिया गया, फिर दूसरे लोगों को कहीं और भेज दिया गया ताकि हम लोग उनके सब में ना आए। तो उन दिनों हम लोगों के साथ डीपी त्रिपाठी और कुलदीप नैयर, हंसराज रहबर, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, पीएन देखी, तो ये जो थोड़े बौद्धिक साहित्यिक लोग थे वो तो थे ही। बाकी तो तमाम नेता थे जो जेल से निकलने के बाद आज तक उन्हीं वही लोग या उन्हीं के लोग आज तक शासन पर काबिज हैं। और उसके बाद फिर कालिंदी कुंज में हिम्मत शाह रहे उनके। तो लगभग अंतिम भेंट मेरी हुई तब जब शाह कमीशन रिपोर्ट जो आई थी आपातकाल पर, वो इंदिरा गांधी के ज़माने में नष्ट कर दी गई थी। उसकी सिर्फ एक प्रति बची थी और वो तमिलनाडु के एक एमपी थे, अब मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने उसे पुनः प्रकाशित किया था। तो चूंकि मेरी पत्नी किताबें खोजती रहती थी कुछ लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो वो प्रति आई थी और फिर हम लोग कमलेश जी को वो एक कॉपी बेचने के लिए उनके उस घर गए वसंत कुंज में। तो वसंत कुंज में भी लगभग वही दृश्य था कि वो नहीं थे रसोईया था। फिर वो थोड़ी देर में आए और फिर वो एक बड़ा करारा सा नया 500 रुपए का नोट, शायद उस किताब की कीमत थी, जो उन्होंने हम लोगों को दी। हम लोगों ने खाना वाना खाया। प्रतिपक्ष में हम लोगों के साथ मंगलेश जी थे, रमेश थानवी जी थे, एन.के. सिंह थे, असद जी थे, शायद विष्णु नागर भी कुछ दिन थे, ऐसा लगता है, अब ठीक ठीक याद नहीं आ रहा। बाद के दिनों में मेरी बहुत भेंट नहीं हुई कमलेश जी से। अशोक सेकसरिया जी से अक्सर उनके बारे में चर्चा होती थी। अशोक जी बहुत व्यथित हो गए थे कमलेश जी के कायाकल्प से, क्योंकि तब वो कमलेश के आगे शुक्ल लिखने लगे थे। हम पूरे दौर में, उससे पहले तक मुझे नहीं मालूम था कि ये शुक्ल हैं या क्या है। मैं उनकी जाति के बारे में सचमुच नहीं जानता था। तो फिर वो शिखा भी रखने लगे और शुक्ल भी हो गए। और फिर अशोक सेकसरिया बहुत दुख के साथ बताते थे कि देखिए कमलेश जी अब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो यह हम लोगों का एक संपर्क था। मुझे लगा संक्षेप में मैं बता दूं। ये कविताओं पर तो अरुण कमल जी ने और मदन सोनी जी ने बहुत ही अद्भुत चीज़ें बताई हैं। अशोक जी पहले ही जीवन और कविता दोनों के बारे में इतना बता चुके हैं कि अब उसमें कुछ बहुत उस नक्शे में कोई फेरबदल नहीं होगा। उसी नक्शे में कुछ और पिन पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं शायद। तो इस बीच में मैंने कमलेश जी की कविताएं तो पढ़ी ही और 2 किताबें भी पढ़ी। एक तो वो जो उदयन वाजपेयी ने बहुत लंबी और बहुत ही दिलचस्प विस्फोटक बातचीत की है कहना चाहिए, और दूसरी उतनी ही उसी तरह की विस्फोटक किताब ये भी है, रूसी संस्कृति उद्भव और विनाश। तो कविता मांगती है तीखी संवेदना। इस समय जरद कारू की जो एक पंक्ति आती है, याद आता है जापानी कवि। और फिर कमलेश जी लिख सकते थे, कविता चाहे चूल्हे भाड़ में जाए, केवल 2 क्षण का अवकाश होगा ग्रीष्म की वर्षा से धुले मौसम में जीने का। तो जीवन और कला का जो एक
भयानक द्वंद्व है, वो भी वहाँ है। कमलेश जी का बड़ा प्रिय मौसम था बरसात, जैसा कि आप ने भी जो उदाहरण दिए उन सब में। और फिर वही सब किसी भी दिन अपना झोला उठा कर हम यहाँ से चल देंगे, तो इतनी गहरी संप्रक्ति और उतनी उतनी उसी के साथ साथ इतनी गहरी विरक्ति भी, वैराग्य भाव भी, जैसे लगातार चलता रहता है। फिर जैसा कि देवप्रिया कविता के बारे में भी आपने कहा, देवप्रिया कविता पढ़ते हुए वो जीवनानंद दास की बड़ी प्रसिद्ध कविता भी याद आती है, अनुगूंज है। और वैसी अनुगूंज कमलेश जी की बहुत सी कविताओं में मिलेगी। सौमित्र मोहन की कविता की कुछ अनुगूंज मुझे उसमें दिखाई दी, और भी कई लोगों की। फिर जैसा कि कहा ही गया कि मानसलता है और वो करुणा है। करुणा शायद एक बहुत बुनियादी तत्व है उनकी कविता का, करुणा। फिर कुछ अजीब ऐसे शब्द संयोजन है जो मतलब आपको हॉन्ट करने लगते, जैसे देवप्रिया विष्णुप्रिया में जिस तरह के शब्द आते हैं, गूंजने से लगते हैं, जैसे सुबह गई नयनाभा, सांझ गई हरिराका, अर्धरात्रि की विष्णुप्रिया इत्यादि। बहुत सी कविताएं कमलेश जी की बहुत ही आत्मकथात्मक हैं। वो पिता पर भी है, माँ पर भी है, भाई पर भी है। जो भाई के जन्म पर ही है वो सौर वाला जो पूरा दृश्य पूरा। आपकी भी एक कविता है अपने छोटे भाई के जन्म को लेकर, तो वो दिलचस्प है उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कोई करे तो, कि क्या दो संवेदनाएं अलग अलग तरह की। बहुत माँ पर कविताएं हैं, तो केवल पितृभाव ही नहीं है, मातृभाव भी काफी प्रबल है। और फिर ये तो है ही कि उनकी बहुत सी कविताएं आपको लगता है जैसे कोई लैटिन में जो मंत्र पढ़े जाते हैं, या संस्कृत में पढ़े जाते हैं, या तिब्बती में पढ़े जाते हैं, कुछ उस तरह की अनुगूंज करने वाले, कुछ वैदिक मंत्रों की याद दिलाने वाले, उसी तरह के भावों को लेकर चलने वाली कविताएं भी बहुत सारी। और लगभग वैदिक ऋषियों की तरह ही वो फिर वो कल्याण की, शांति की, अमन चैन की कामना करते हैं। किससे कर रहे हैं ये जाहिर कोई अदृश्य ईश्वर तो है ही उनके साथ साथ में। और फिर ये कुछ बहुत अपने मेरे बाप का बुखार जैसी जो कविता आप अगर पढ़ें, और मैं गढ़ने लगा सपने इकले जीवन के, मैं गांव की ढिबरी तले कैसे पढ़ सकता था, मैं उस धूल में कीचड़ में कैसे रह सकता था, और मैं रोने लगा एक रात, मुझे भी क्यों नहीं होता मेरे बाप का बुखार। तो वो मच्छरों वाले उस पूरे वातावरण में जीना, एक तरह का पलायन जो हम में से बहुत लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। शायद हम में से बहुत सारे लोग अपने अपने उस परिवेश से भागकर महानगरों में, और तो नहर आए पर अब चर्चा हो ही चुकी है। और खुद उनका ये कहना है कि मेरे चित्त के निर्माण में इस करुण रस का बहुत बड़ा स्थान है। वही चित्त इस कविता में आया है जो नहर वाली जो कविता है उसमें, ये उस पर उनकी टिप्पणी है उदयन जी के जवाब में। और ये भी एक जो आज हम में से बहुत से लोग उनको याद करते रहे, ऐसा नहीं है कि भूल गए। हम लोग की आपस की चर्चा में भी कमलेश जी आते ही रहे। तो संयोग शायद इसलिए कि हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे, और उनकी कविता से भी, और उनके विचारों से भी, और उनकी जीवन शैली से भी बहुत परिचित थे। तो ऐसा विस्मरण तो नहीं था। फिर भी हाँ, तो ये एक उनकी मार्मिक टिप्पणी है खुद उनकी इसी नहर वाली कविता पे, उदयन जी के। इस छोटी सी कविता का हिंदी कविता में शायद कोई स्थान नहीं होगा। किसी अन्य से मैंने इसका उल्लेख भी नहीं सुना। हालांकि मुझे हमेशा इस बात का थोड़ा गुमान रहा है कि मेरे हाथ से ऐसी कविता लिखी गई है जिसमें मेरे बहुत से अनुभव संकेंद्रित हो गए। तो ये एक तरह का आप समझें कि
तो करुण रस वात्सल्य, जो बच्चा उस साल मरा, मेरी सबसे प्रिय कविता है उनकी, और अशोक जी से सुना ही चुके हैं। और आज जब हम उसको सुन रहे हैं तो शायद हमें बहुत सी और चीज़ें भी याद आ रही होंगी जो इस समय हो रही। एक चीज़ उनके काव्य जगत के बारे में, एक चीज़ तो बहुत दावे से कही जा सकती है, तो मतलब शब्द भंडार बहुत बड़ा है। शब्द भंडार, बिंबों का भंडार बहुत बड़ा है, और भाव जगत भी विशाल है। जो रूसी कवियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा है वो बहुत दिलचस्प चीज़ है और बहुत गहरी चीज़ है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े कवियों को आप ले लीजिए, लेकिन रूसी कवियों का भाव जगत बहुत विशाल है। वहाँ एक साधारण कवि का भाव जगत भी बहुत विशाल है, ये भी उस किताब में आता है। ये देखने लायक चीज़ है। और वही उसी तरह का हम एक उन्हीं के शब्दों का उपयोग करें तो कह सकते हैं कि उनका भाव जगत इतना विशाल है कि उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, रीति रिवाज, टोने टोटके, ये वो सब, प्रकृति, गद्य की लय है, विशुद्ध गद्य की लय है। वो पूरी कविता प्रोज पोएट्री है, अधिकांश कविता उनकी प्रोज पोएट्री है। उन्होंने शुरू में जो लिखा है वो आज तक संकलित नहीं हुआ है, हम नहीं जानते कि क्या है। कहानियाँ लिखी हैं वो भी संकलित नहीं हुई हैं, तो एक तरह से ये काम भी रखा हुआ है अगर कोई करेगा तो। और अब हम देखें कि आत्मग्लानि, वो जो कविता आपने उद्धृत की है, चीखते रहने के सिवा, है ना, मैं क्या करूं, मैं कितना शर्मिंदा हूं कि इतने शारीरिक सुख में हूं इस जाड़े। आपने पूरी कविता सुन ही ली है ना। इसके लिए कोई धिक्कार काफी नहीं है, कोई बहिष्कार नहीं काफी है, कोई घृणा नहीं काफी है। बेटर बेस्ट याद आते हैं, उनकी कविता है इस तरह की आत्मग्लानि की। सर्वाइवर, मैं अतिजीवी हूँ, मैं सर्वाइवर हूँ उसको लेकर, या फिर तुमको पानी भी नहीं मिल रहा है, रोटी भी नहीं मिल रही है और मैं यहाँ खा पी रहा हूँ। लगभग आसपास ही के समय में ही लिखी, 8-10 साल बाद लिखी होगी इन्होंने शायद। तो सभ्यता विमर्श उनका जो है वो बहुत दिलचस्प है, और जो कि इनकी बातचीत में आता है उस पर मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। एक चीज़ और जिस पर आप विचार कर सकते हैं आप लोग भी, कि रूसी कविता पर विचार करते समय उनका कहना यह है कि सामान्य भाषा कभी भी काव्य भाषा नहीं हो सकती। ये एक काफ़ी दिलचस्प स्थापना है जो मुझे लगता है कि शायद ही कोई स्वीकार करे। लेकिन इसके साथ एक रूसी कवियों के बारे में लिखते हुए एक बड़ी गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती जो हम लोग कहते हैं, उसका बिल्कुल साक्षात प्रमाण उन्होंने दे दिया है। रूसी भाषा के पहले गद्यकार कारामजिन गद्य लिखने का अभ्यास करने के लिए पहले कविताएं लिखते थे। उनके ठीक विपरीत बात्युशकोव अनुभूति के साथ मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाली सशक्त सुंदर शैली में कविता लिखने के लिए अपना प्रारूप पहले गद्य में लिखते थे। तो ये एक माने चीज मिलती है उनमें। और एक मदन सोनी जी शायद इस पर प्रकाश डालेंगे कभी लिखकर, कि जो आलेख है इस पुस्तक में कवि का मार्ग में, इसमें स्फोटवाद का भरपूर उपयोग है। और वही परापश्यंती मध्यमा वैखरी जैसी जो भाषा के चरण हैं, कहाँ से उद्भूत होती है, एकदम अज्ञात है, फिर थोड़ा रूप लेती है, फिर थोड़ा रूप लेती है, फिर हम जो वैखरी हम जो बोल रहे हैं उस पर आते हैं। रंगनाथ पाठक की बड़ी अद्भुत पुस्तक है, मेरी बड़ी प्रिय पुस्तक है, लेकिन मैं आज तक उसको समझ नहीं पाया, कई बार पढ़ता रहा हूँ। तो होता क्या है कि कमलेश जी जब उस पर लिखने लगते हैं तो लगभग वो रंगनाथ पाठक की ही तरह रहस्यमय हो जाते हैं। वो एक जो हम लोगों की आदत पड़ गई है थोड़ा एनालिटिकल विश्लेषणात्मक ढंग से कहने सुनने समझने की, वो नहीं है।
जबकि मुझे लगता है कि ये ऐसा काम है, स्फोटवाद एक ऐसा काम है जो हमारे साहित्यकारों ने बिल्कुल नहीं किया है। थोड़ा सा राजा राव ने किया था जो अंग्रेजी के वो कथा, थोड़ा मोतीलाल ने किया था जो दार्शनिक थे हमारे। यहाँ हमारे यहाँ उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से और आधुनिक जितनी भाषा विज्ञान की जो भी धाराएं आई हैं पश्चिम से, उन सबको आज तक को जोड़ते हुए इस पर एक बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर कोई करे। अब ये कवि का मार्ग में जो बातचीत है उसमें एक बड़ा अच्छा सवाल है उदयन जी का। आपने यह नहीं बताया कि आप बाद के वर्षों में बीच बीच में कहाँ अंतर्धान हो जाया करते थे। तो कमलेश जी शायद एकमात्र ऐसे साहित्यकार होंगे हिंदी जगत में, आधुनिक हिंदी जगत में कम से कम, जिनके बारे में आप हाथी वाला बिंब ही रख सकते हैं। माने किसी ने कान देखा, किसी ने पैर देखा, किसी ने सूंड देखी। समग्र कमलेश को कोई हाथी शीर्षक उनकी कहानी है। कहानी समग्र रूप से कमलेश का कोई चित्र प्रस्तुत कर पाएगा ये मुझे नहीं लगता, संभव नहीं लगता। अशोक जी के पास अपनी बहुत सी कहानियां हैं, न केवल वो जहाज में आयरन स्क्रैप वाली है, बल्कि और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो प्रचलित हैं लेकिन जिसका सत्य हम लोग नहीं जानते हैं। और जैसे मिजोरम के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार हो गए वो, और फिर बहुमुखी प्रतिभा तो खैर थे ही वो, संपादन, फिर संसदीय किस्म का काम जो आजकल जो संसदीय व्यवस्था को लेकर कुछ बहसें चल रही हैं, कुछ बड़े बड़े केस आ रहे हैं, तो कैसे संसदीय सवाल लिखे जाते थे, कैसे पेश किए जाते थे। कमलेश जी लिखा करते थे लोहिया जी की तरफ से और दूसरे समाजवादियों की तरफ से, वही पेश करते थे ले जाके। तो फिर अनुवाद बहुत किया है उन्होंने, फिर आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए बहुत काम किया है, लखनऊ में भी और दिल्ली में भी। इस तरह माने उनका जो व्यक्तित्व के अनेक जो कोण हो सकते हैं या पार्श्व हो सकते हैं। 10-15 बार सोवियत रूस और मध्य एशिया देशों की यात्रा है, 10-15 बार, और उस समय किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए थे। कुछ बहुत बड़े पैमाने का व्यापार था वो, लेकिन क्या था हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता कम से कम। तो अब हम ये देखें, इस किताब से कुछ चीजें बहुत कवि का मार्ग से भी ये और उस रूसी कवियों पर लिखा है उससे भी, कि इस पूरी किताब में ये तो हर कदम पे प्रकट होता है कि देश के प्रति कितना गहरा लगाव था कमलेश जी, बहुत जबरदस्त लगाव है। मैंने ऐसा लगाव मैंने सिर्फ कृष्ण सोक्ति में देखा है। मेरे जाने, मेरा बहुत सीमित ज्ञान है, लेकिन उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि कृष्णा जी से आप कोई भी बात करिए, थोड़ी देर में वो देश आ जाता था उसमें, संविधान आ जाता था उसमें। और भारतीयता को लेकर उनकी जो धारणाएं हैं वो बहुत बदली हैं शुरू से अंत तक। तो आप उसको अंतर्विरोध के रूप में भी देख सकते हैं या फिर विकास के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन सवाल अब यहाँ ये आता है कि हम किसको अधिक प्रामाणिक मानते हैं, अर्ली मार्क्स को या लेट मार्क्स को, अर्ली गांधी को या लेट गांधी को, अर्ली कमलेश को या लेट कमलेश को। तो ये समस्या रहेगी और सभ्यता के विवर्ष में भी वही सब रहेगी समस्या, क्योंकि संयोग से रूसी साहित्य से मेरा भी बहुत पाला पड़ता रहा है और मेरे सबसे प्रिय कवि भी वही हैं और सबसे प्रिय कथाकार भी वही हैं रूस में 19वीं और 20वीं सदी के। जिन 4 कवियों का विश्लेषण इन्होंने अपनी किताब में किया है, वे सारे के सारे मेरे बड़े प्रिय कवि हैं। मांदलस्टाम का तो मैंने भी थोड़ा बहुत अनुवाद किया है, प्रयाग जी ने भी किया था, शायद तनाव में ही छपे। तो सभ्यता विमर्श में सबसे बड़ी समस्या ये आती है जो बहुत ही उत्कट रूप में रूस में दिखाई देती है कि आधी आधी रात तक और पूरी रात तक वहाँ जो बहसें होती थी, मतलब रूसे वाले तनाव के साथ खूब वोदका पी जाती थी और खूब बहसें होती थी। तो
इस्लामीकरण करें या पश्चिमीकरण करें, ये समस्या हमेशा रही है पिछले 300-400 साल में। 300 साल में तो रही है कम से कम। और हम देखते हैं कि जो भी देश आगे बढ़े हैं या जिसको हम आजकल उन्नत और विकसित वगैरह कहते हैं, जैसे जापान को ही ले लीजिए, तो जापान में भी तो एक बड़ी कॉन्शियस प्रक्रिया थी ना 19वीं सदी में, बाकायदा वहाँ से लोग भेजे गए थे वेस्टर्न वर्ल्ड में। उसी तरह चीन ने बाकायदा वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग भेजे थे, वैसे ही रूस ने बाकायदा लोगों को वेस्टर्न वर्ल्ड में भेजा था कि सब सीख के आओ। अब वो एग्रीकल्चर की कौन सी तकनीक इस्तेमाल करना है उसको वगैरह को आप देखिए, उसमें सब मिलता है। तो ये अब इसमें भारतीयता की अवधारणा जो अब इस विमर्श से निकलती है वो काफ़ी संदिग्ध सी हो जाती है कि हम किस भारतीयता की बात कर रहे हैं, 2000 साल पहले की या 2000 साल में, और हम भारतीय किस तरह से बदलते चले गए हैं, क्या वो हमारा हिस्सा नहीं है अब? तो इस विमर्श में एक बहुत दिलचस्प बहस इस पर भी हो सकती है अगर हम गंभीरता से कमलेश जी को पढ़ें और उनके बहाने उन टकराहटों से टकराने को तैयार हों जो कि इस समय हैं। कमलेश जी की स्मृति बड़ी जबरदस्त थी, जैसा कि आप लोग सब देख ही रहे हैं, चर्चा में भी सुन ही चुके हैं कि उसकी पहली किताब मैंने पढ़ी थी वाली। तो कमलेश जी बहुत से विस्मृत लोगों को याद कराते हैं, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जो मेरे बहुत ही प्रिय लेखक हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, मोतीलाल शास्त्री, जनार्दन मिश्र, रंगनाथ पाठक, बद्री प्रसाद ठुलधरिया। अब इनमें से अधिकांश लोगों को मैंने नहीं पढ़ा है, 2-3 को पढ़ा है, ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। लेकिन कमलेश जी उस वार्तालाप में याद दिला रहे हैं कि देखिए इतने महत्वपूर्ण लोग, जैसे डॉक्टर मोती चंद्र थे उदाहरण के लिए, उनका नाम हालांकि नहीं आया इसमें। तो विस्मृति की संस्कृति के विरुद्ध तो उनका था ही, और उनकी स्मरण शक्ति इसमें बहुत काम आती थी। हालांकि एक चीज़ और है, अशोक जी शायद ज़्यादा बता पाएंगे कि उनके साथ काम करते हुए भी और वैसे भी सच्चिदानंद सिन्हा की एक टिप्पणी मुझे हमेशा याद आती है। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कमलेश जी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनसे कुछ बात करिए तो कुछ बताते तो है नहीं वो। किसी भी विषय पे आप बात करिए तो उस पर विस्तार में कहीं नहीं जाते हो। तो एक तरह से मेरा अनुभव यही रहा कि उनकी जानकारी का लाभ शायद हम उतना नहीं उठा पाए, ये हमारी मूर्खता भी रही होगी या उनकी कंजूसी भी रही होगी, जो भी रहा हो। इस किताब में अज्ञे जी वगैरह पर और उन सब लोगों को बड़ी दिलचस्प, भाषा को लेकर बड़ी दिलचस्प टिप्पणियां हैं। अज्ञे जी के बारे में लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि वे लिखने से पहले अपनी बहुत सी चीज़ों को अंग्रेजी में ही कल्पित करते थे। अज्ञे जी गद्य लिखते हुए भी अंग्रेजी में सोचकर अनुवादित लिखते थे, और इसलिए हिंदी के पाठक को अज्ञे की हिंदी से तदाकार होने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी दूरी होती है। लेकिन निर्मल वर्मा के बारे में तो मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि निर्मल वर्मा का अनुवाद करना इतना आसान था मेरे लिए, और कृष्णा सोबती या रेणु के लिए तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया कभी। तो मुझे तो लगता है कि निर्मल जी का मौलिक चिंतन भी था ही, लेकिन मुझे लगता है अंग्रेजी में सोचकर ही वो हिंदी में लिखते थे, क्योंकि इतनी आसानी से आप अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकते किसी और लेखक। नागार्जुन, फिर उनकी कुछ धारणा ये भी है कि नागार्जुन जी चूंकि अंग्रेजी नहीं जानते थे और वे भी संभवतः रेणु जी की श्रेणी में आ जाते, रेणु की भाषा से बहुत चमत्कृत थे, वो रेणु जी की श्रेणी में आ जाते, लेकिन रचनाकार होने से पहले ही वे राहुल सांकृत्यायन के कम्युनिस्ट प्रभाव में यायावर हो गए, इधर उधर बहक गए। तो ये सारी टिप्पणियां बहुत पढ़ने लायक और भूलने लायक और शायद बहस तरफ भी हैं। तो उनको रेणु और अमरकांत की भाषा और श्रीकांत वर्मा की दृष्टि पूरी तरह हिंदी दृष्टि थी। मतलब ये भी एक विवादास्पद निष्कर्ष है उनका, लेकिन उनका है, इसलिए हमें उसका उल्लेख करना चाहिए। एक चीज बहुत जो खटकेगी किसी को भी, गांधी बहुत कम है उनके, गांधी जी बहुत कम है, 1 या 2 बार है उन दोनों किताबों में, मुश्किल से 2 या 3 बार।
तो ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ ये होगी जब आप पढ़ेंगे कि लोहिया के वो सचिव रहे थे, समाजवादी नेता में माने जाते थे। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि देश के बड़े से बड़े समाजवादी नेता भी उनके सामने थोड़ा विनम्र ही होकर बात करते थे, इतनी धाक थी उनकी। तो लेकिन वो उस किताब में ये भी बताते हैं उदयन जी से बातचीत में कि अंत में मैंने ये पाया कि लोहिया के प्रति मेरा जो आकर्षण था वो समाजवाद के कारण नहीं था। किस कारण था पता नहीं। और बाद में वो कहते हैं, बाद में वो यहाँ तक कहते हैं कि लोहिया ने भी समाजवाद शब्द सिर्फ एक सुविधा के कारण अपनाया। अगर उस समय कोई दूसरी शब्दावली उपलब्ध होती तो वो समाजवाद शब्द ही इस्तेमाल न करते। तो ये बड़ी विस्फोटक स्थापनाएं हैं और मुझे लगता है कि इस पर मैंने लोहिया को बाद में पढ़ा तो यह समझ में आया कि वे समाजवाद शब्द का प्रयोग संवाद की सुविधा के लिए ही करते थे। बाद में भारतवर्ष से दैन्य हटाने, दलितों में आत्मसम्मान लाने और लोकतंत्र को सबल बनाने के लिए उन्होंने जो नीतियां विकसित की और जो राजनीतिक कार्यक्रम बनाए, उनका समाजवादी दर्शन से कोई विशेष सरोकार नहीं था। दिलचस्प चीज है। तो विस्मरण का देखिए एक कारण जो अरुण कमल जी कह रहे थे कि कैसे उनकी नज़र से छूट गए कमलेश जी कवि के रूप में, उसका तो बहुत बड़ा विस्फोटक संस्थापन प्रतिपादन इस किताब में है, रूसी संस्कृति उद्भव और विनाश। और मैं तो सोच रहा था कि शायद अरुण कमल जी उस पर कुछ और टिप्पणी भी करेंगे, इसके अलावा कि CIA की तारीफ उन्होंने की है, 2 बार की है, निश्चित रूप से बड़ी कृतज्ञता घोषित की। लेकिन उस प्रसंग में एक बात मेरी समझ में जो आती है वो ये है कि उस समय रूस के बारे में CIA जो कुछ कहता था सब सही निकला, और अमेरिका के बारे में KGB जो कहती थी सब सही निकला। बाद के सारे इतिहास में आप छान के देख लीजिए, उसी तरह के षड्यंत्र जो यहाँ थे, यातनाएं यहाँ थी, वो सब थे, वो सब के सब थे। तो एक तरह का बड़ा अच्छा लेन देन था दोनों ही संस्थाओं के बीच में। पास्तरनाक, अखमातोवा, मांदलस्टाम और श्वेताएवा, इन 4 कवियों पर विशेष रूप से उन्होंने विचार किया है। वरयान सिंह को एक बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट भी पेश किया है इस पुस्तक के साथ। और एक बहुत ही सचमुच गदगद करने वाली बात है कि कितने उदार वो हो सकते थे और कितने कृतज्ञ भी हो सकते थे। वरयान सिंह के अनुवाद उस पुस्तक में हैं, और वरयान सिंह के अलावा और 2-3 लोगों के अनुवाद उसमें और हैं, इन कवियों के। इसमें मुझे एक और किसके अनुवाद है इसमें? वरयान सिंह के हैं, कांता जी के हैं, रामनाथ व्यास परिकर के हैं और वीर राजेंद्र ऋषि के हैं। कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें उसमें हैं, ज़ारशाही से लेके इस समय तक की। तो एक तो संस्कृति के उद्भव को उन्होंने सीधे सीधे कविता और साहित्य से जोड़ा है, ऐसा मुझे लगा। उस संस्कृति को व्यापक जीवन जगत से जोड़ा हो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो जोड़ते तो फिर बड़े सवाल उठते कि टॉल्स्टॉय के भी बहुत से सर्फ थे और ये सब संभ्रांत परिवारों के लोग थे। पास्तरनाक, अखमातोवा, मांदलस्टाम, श्वेताएवा बहुत ही संभ्रांत परिवारों के थे, सुशिक्षित परिवारों के थे। मांदलस्टाम के बारे में थोड़ी कंजूसी कर गए मुझे ऐसा लगता है, जबकि मांदलस्टाम बहुत ही बुरी तरह से आपको हिला देने वाला कवि है। बल्कि मेरा तो एक अनुभव यह है कि मेरे 14 पंक्तियों की स्टालिन पर कविता है मांदलस्टाम की, उसके मैंने कम से कम 100 ड्राफ्ट बनाए होंगे और अंत में मैंने उसको नहीं छपाया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे ठीक शब्द नहीं मिल रहा। मांदलस्टाम की सबसे बड़ी घटना यह है, मांदलस्टाम नाम के फिनोमिनन की घटना यह है, ये तो कहाँ मरे कैसे मरे ये आज भी रहस्य में, साइबेरिया जाते हुए कुछ हुआ। एक तो घटना वो है कि जब
मांदलस्ताम को पकड़ने आए, या मांदलस्ताम पे जब मुकदमा वगैरह चला तो पास्तरनाक ने स्टालिन को फोन किया। और फिर कुछ ये हुआ कि जैसे पास्तरनाक उनकी बात नहीं समझ पाए, स्टालिन उनकी बात नहीं समझ पाए। कि दूसरा ये कि जब गिरफ्तार करने लोग आए उस समय अखमतोवा उनके घर में थी और उनके पास एक ही अंडा था घर में, और कुछ था ही नहीं खाने के लिए। और तीसरा ये कि मांदलस्ताम की सारी कविताएं हमको उनकी पत्नी के माध्यम से मिली हैं, सारी कविताएं। शुरू में जो थोड़ी बहुत छप गई होंगी मांदलस्ताम की, उसके अलावा उनकी कविताएं छपना बंद हो गया था, उनको अनुवाद करना पड़ता था। और उसमें भी ये था कि वो जो राशन में कपड़े दिए जाते थे उसमें पैंट दे दिया तो कोट नहीं है, कोट दे दिया तो शर्ट नहीं, इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। एक अद्भुत पुस्तक है रूसी संस्कृति का, चूंकि मैं भी थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी पुस्तक अगर है रूसी संस्कृति को समझने की, सोवियत संस्कृति को समझने की भी और पूरी रूसी परंपरा की संस्कृति को समझने के लिए, तो वो किताब है नदेज़्दा मांदलस्ताम की। 2 किताबें हैं, होप अगेंस्ट होप एंड होप अबेंडन। मुझे ताज्जुब ये भी हुआ कि संदर्भ सूची में होप अबेंडन का जिक्र तो है और 2 लाइन में उनको डिसमिस कर दिया गया है मैडम को, लेकिन होप अगेंस्ट होप का नाम ही नहीं है। वो दहला देने वाला इतना बड़ा बौद्धिक विवेचन मैंने किसी सभ्यता का, किसी संस्कृति का नहीं पढ़ा, मेरे अपने सीमित ज्ञान के बारे के आधार पर मैं कह रहा हूँ। क्यों मांदलस्ताम उनको बहुत पसंद नहीं आए ये मेरी समझ में आया नहीं, लेकिन वाकई एक ये तो सचमुच अद्भुत बात है कि 4 ऐसे कवि हो गए 20वीं सदी के शुरू में भी। अच्छा, संयोग से मैं ये भी कहना चाहूँगा अरुण कमल जी और अशोक जी के सामने ही कि हालांकि मैं भी अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा, लेकिन अंग्रेजी कविता की मेरी जो पसंद बड़ी सीमित है, वो शेक्सपियर और एलियट 2 तक है। उसके आगे तीसरा कवि मुझे कोई भाता नहीं होता। लेकिन मेरे प्रिय कवियों में ये 4 कवि हैं, और मेरे प्रिय कवियों में हंगरी के कवि भी हैं, चेकोस्लोवाकिया के भी हैं, लैटिन अमेरिका के भी हैं, अफ्रीका के भी हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरी जो अपनी समझ बनी है कविता के बारे में, जो आकर्षण मेरे मन में पैदा हुआ है, वो इन्हीं लोगों के कारण हुआ, अखमतोवा, मांदलस्ताम, स्वेताएवा, पास्तरनाक वगैरह के कारण। तो इस कारण मैंने बहुत लगाव के साथ ही पुस्तक पढ़ी कि इसमें मुझे एक बहुत दिलचस्प चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की है, इंगित की है कि ज़ारशाही के ज़माने में और संस्थाएं तो कोई थी नहीं, सिर्फ साहित्य एक संस्था थी जो प्रतिपक्ष थी, सिर्फ साहित्यकार ही प्रतिपक्ष था। सेंसरशिप शुरू से थी, उसमें चर्च की सेंसरशिप भी आ गई थी। लेकिन कमलेश जी का कहना है, जो सही होगा, कि सोवियत व्यवस्था में जिस तरह की प्रताड़ना और यंत्रणा और यातनाएं, सेंसरशिप दी गई, वैसी ज़ारशाही में उतनी नहीं थी। उस समय साइबेरिया में भी अगर आपका निष्क्रमण हो जाता था, एग्जाइल हो जाती थी, तो भी आप मजे से घूमते रह सकते थे, पत्र व्यवहार करते रह सकते थे, पढ़ते लिखते रह सकते थे उस निर्वासन में भी। जबकि सोल्जेनित्सिन का जो कैंसर वार्ड है उसको पढ़िए तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप एक उंगली भी यहाँ से वहाँ कर पाएंगे उस पूरी नई व्यवस्था में। और दूसरी एक चीज़ जो बहुत ही दिलचस्प है और ज़रूरी है मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए भी, इंटेलिजेंशिया। रूस का इंटेलिजेंशिया शब्द वहीं से निकल के आया, सारी दुनिया में गया। वो एक ऐसा अद्भुत वर्ग था कि मैं 4-5 वाक्य पढ़ के सुना देता हूँ इसमें। 19वीं सदी में महान उपन्यासकारों के अलावा उच्च कोटि के दार्शनिक और सामाजिक चिंतक भी हुए। अब कोटेशन है, ये लोग तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के प्रश्नों पर नहीं, जैसा कि हमारे यहाँ हर ज्ञानी करने लगता है, हर हमारे जो अच्छे दार्शनिक है वो भी वहीं पहुंच जाते हैं, रामचंद्र गांधी इंक्लूडेड। ये लोग तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के प्रश्नों पर नहीं, लौकिक जगत के पदार्थों और संबंधों पर, पाप से बोझिल मानवता द्वारा की जा रही मुक्ति की कामना और मानव जाति की नियति पर विचार करते थे।
उन्होंने बहुत से नाम दिए हैं, वो सब दिया है। यह नया वर्ग इंटेलिजेंसिया कहलाता था। यह सुशिक्षित तो था ही, उसे किसी न किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता भी हासिल थी। वह स्कूलों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, प्रशासन के मुख्य पदों पर आसीन था। वह नए कारखानों के निर्माण, संचालन और यातायात के नए साधनों के विकास में लगा हुआ था। वह जीवन, धर्म और दर्शन के प्रश्नों पर गंभीर विवाद करता था और देश के भविष्य से गहन सरोकार रखता था। बोल्शेविक शासन के दौरान पार्टी की नौकरशाही ने इंटेलिजेंसिया को हमेशा के लिए समाप्त कर दी। हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी शब्द चल रहा है, शायद उसी का समानांतर शब्द है वो। आजकल इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल नहीं होता। रूसी इंटेलिजेंसिया में जितने उच्च और उत्कृष्ट कोटि के लोग थे, उतने किसी अन्य देश के बौद्धिक वर्ग में नहीं थे। और उनमें से बहुत लोगों ने देश छोड़ा, विदेश गए, और वहाँ के देशों की उन्नति उनके कारण हुई। दार्शनिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक, तमाम तरह की खेलकूद। तो इस सभ्यता विवेचन में हमें बस यही है कि थोड़ा संस्कृति, अब संस्कृति और सभ्यता की बहस बड़ी हो, शाब्दिक बहस बड़ी भयानक है, और मैं कभी तय नहीं कर पाता हूँ कि संस्कृति में सभ्यता शामिल है या सभ्यता में संस्कृति शामिल है। वो दोनों तरह से कुछ होता रहता है। लेकिन उस संस्कृति की विशुद्धता की खोज जहाँ कहीं होगी, वहाँ वही प्रश्न आएगा जो मैं एक बार कह भी चुका हूँ, लेकिन दूसरी तरह से मैं उस बात को फिर से कहना चाहता हूँ कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पश्चिम से बहुत गहरे जुड़ी है। यहाँ तक कि विश्व साहित्य में, पूरे विश्व साहित्य में, मैंने कई जगह खंगाल के देखा इतिहास में, टी.एस. एलियट से आधुनिक कविता शुरू होती है सारी दुनिया में, लगभग सारी दुनिया, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, भारत हो, ये हो वो। तो आधुनिकीकरण के लिए हम लोगों को पश्चिम में ही जाना पड़ता है। और रघुवीर साहब भी सवाल उठाते थे कि भारतीय आधुनिकता क्या है। मेरे मन में भी सवाल उठता है कि भारतीय आधुनिकता क्या है। उसका विवेचन शायद हमें कमलेश जी से मिल सकता था, अगर थोड़ी और बहस कोई उनसे कर पाता। और एक बात तो यह है ही, जो हम 2000 साल को अपने भीतर समाहित देख रहे हैं, कि आज हम इतने सारे विषयों पर बात कर पा रहे हैं और इतने कोणों से बात कर पा रहे हैं। अगर हम अपने ही कुएं में पड़े रहते तो मेरा ख्याल है हम कभी नहीं कर पाते। तो आवाजाही और ये सब जो है, स्वत्व का, अपने आप को स्थापित करने का, असर्ट करने का जो कुछ भी हमारा अभिधान है, जो भी हमारा एक संकल्प है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उलझने हैं। और मुझे लगता है खुद कमलेश जी पाश्चात्य मेधा के बहुत प्रकांड पंडित थे। उन्होंने जितना पाश्चात्य जगत को पढ़ा है, मेरे ख्याल से उतना भारतीय जगत को तो नहीं पढ़ा हो। चूंकि समय हो गया, वरना अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे, ना पूछना चाहे तो अच्छा ही। मित्रों, मैं बहुत संतुष्ट हूँ आज की गोष्ठी से। अलग अलग कोणों से जो विचार हुआ, वो कमलेश जी के वैचारिक और सृजनात्मक स्तर के अनुरूप हुआ। मैं सिर्फ यह आग्रह करूंगा तीनों मित्रों से कि इसको थोड़ा विस्तार से लिख दें, ताकि हम एक पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित कर सकें। उसके लिए हम फिर आपको पछाना शुरू करेंगे। कमलेश जी के बारे में इतनी बातें सूझती हैं कि उसको रोकना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनके इतना साथ रहे हैं और उनसे इसके साथ रहते उससे झगड़ते भी नहीं, तो लड़ा बहुत हुआ है। पर अगर हम अपने कुछ कवियों को इस तरह से दोबारा से याद करें और उनमें कुछ जो छूट गया है उसको फिर से लक्षित के परिसर में लाएं, तो हमारे लिए भी ये एक समृद्धिकर बात होगी। और ये जो साहित्य है, जो नितांत समकालीनता में फंस गया है,
इसके पीछे एक दुष्ट इच्छा भी है। हालांकि उनमें से कोई यहाँ है नहीं जिनके लिए ये दुष्ट इच्छा है कि ये युवाओं को थोड़ा याद दिलाने की ज़रूरत है कि भाई अगले ज़माने में कोई मीर भी था और हमारे ज़माने में भी इतने सारे लोग हुए हैं। आज आप इन कविताओं को पढ़िए, पहचान को निकले 60 बरस हो गए, जिनमें ये लगभग 50 बरस तो हो ही गए। 50 वर्ष पहले एक कवि ऐसी कविताएं लिख सकता था जिसके मुहावरे में आपको कोई किसी तरह की प्रखरता या किसी तरह की इंद्रियता या किसी तरह की कई बार सपाट बयानी, कई बार बिंब धर्मिता इत्यादि इत्यादि जो आज कविता के गुण हम लोग मान बैठे हैं, वो सब उसमें है। और एक गहरी वैचारिकता भी है उसके पीछे, जिसका भी विवेचन हुआ। तो आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिसंबर को हबीब तनवीर पर हम एक आयोजन कर रहे हैं, हबीब महिमा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी अधिकृत संस्थान ने हबीब तनवीर को याद नहीं किया। न संगीत नाटक अकादमी ने किया है, न कोई और कोई तरह की संस्था है। हमने एक आयोजन रायपुर में किया, ठीक उस दिन किया जिस दिन वो 100 वर्ष के हुए होते, क्योंकि रायपुर में ही उनका जन्म हुआ था और वो 100 वर्ष के हुए। तो वहाँ हमने जो किया था वो हबीब रंग के नाम से किया था, और यहाँ जो हम कर रहे हैं वो हबीब महिमा के नाम से कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने अगर आगरा बाजार कभी देखा हो तो उसके शुरू में एक पद जो संभवतः हबीब तनवीर का खुद लिखा हुआ था, इसमें एक पंक्ति आती थी, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नज़ीर। वो नज़ीर को कृष्ण की गणेश की वंदना है। फिर वो आखिरी लाइन थी कि तेरी तो महिमा रहे ही, तू तो गणेश है, ये है विघ्ननाशक है, पर महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नज़ीर। तो मैंने एक व्याख्यान दिया था उनके 80 वर्ष होने पर कि महिमा उसकी रहेगी जिसका नाम हबीब। तो हबीब और एक अभी हाल में साहित्य आज तक एक आयोजन हुआ, उसके जो आयोजक थे वो मेरे पास आए थे। मैंने उनको 2 सुझाव दिए थे कि हिंदी अंचल की 2 विभूतियाँ हैं जिनकी जन्म शताब्दी है, कुमार गंधर्व और हबीब तनवीर, इन पर कुछ आयोजन ज़रूर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हम ज़रूर करेंगे। फिर उनका मैसेज आया कि उनके नाम मांगे कि कौन लोग बोलने वाले हो सकते, वो नाम भी मैंने बता दिया। अब जब वो सूची आई तो मेरा माथा ठनका कि वो तो नहीं थे सो नहीं थे, लेकिन जो थे और उनमें ऐसे एक लोकप्रिय गायक हैं, कोई गायिका है जो बहुत ही भयानक रूप से सांप्रदायिक। एक अच्छी किताब आई है एच पॉप, एक हिंदुत्व पॉप पैदा हुआ जिसमें ये व्यापक रूप से, इसका कोई सरकार से किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो अपने आप विकसित हो रहा है और बहुत व्यापक है, उसका प्रभाव बहुत व्यापक है। उसके कोई एक जो सज्जन थे उनको भी बुला रखा था, तो मैंने उनको लिखा भाई मैं इसमें नहीं आ सकता। लोकप्रियता को मैं हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता हूँ, और आजकल तो खैर ज़रूरत से ज़्यादा संदेह करता हूँ। जो लोकप्रिय है वो ज़रूर कुछ उसमें खोट होगी, क्योंकि इस समाज में लोकप्रिय होना एक लाछनकारी काम लगभग हो गया है। बहरहाल, तो हबीब तनवीर पर जो आयोजन है हमारा हबीब महिमा, वो 2 दिसंबर को है, वहाँ कमला देवी चट्टोपाध्याय परिसर में, आप लोग ज़रूर आएँ। उसका आरंभ हबीब तनवीर की एक अभिनेत्री पूनम तिवारी और उसकी बेटी के हबीब गायन से होगा। वो हबीब जो अपने नाटकों में है वो बहुत ही, उसमें वो आदमी नामा भी है अंत में, वो भी आदमी नज़ीर पर बात। बहरहाल अरुण कमल, मदन सोनी और गिरधर राठी, 3 मित्रों का बहुत बहुत आभार और आप सबका धन्यवाद।